शिंगो एक बेकार सा लड़का था जो अपने नौकरी के बोझ में एक बोरिंग 9 to 5 जॉब में अटका हुआ था। लेकिन एक दिन वो रिइंकार्नेट होता है एक नए दुनिया में, जहाँ उसे एक अमीर नोबेल लॉरेट का टाइटल मिलता है जिसके पास बहुत सी बीवियां और अनोखी मैजिकल पावर्स होती है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि मैंने एक सेकंड चैनल खोला है, और ऐसा क्यों वो तो तुम्हें इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। एंड रीजन बहुत ही खराब है दोस्तों, तो इसीलिए मैं बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तुम लोगों से कि जाके इस मेरे सेकंड चैनल को सपोर्ट करना, क्योंकि इस चैनल पे आगे से वीडियोस आना थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ता है वीडियो की तरफ। कहानी शुरू होती है एक जवान नाइट से जो एक आदमी के सामने खड़ा है जो यूनिफॉर्म पहने हुए है। नाइट अपना हाथ आगे करके एक पावरफुल अटैक बनाता है और उस पर छोड़ देता है। हर तरफ पत्थर उड़ने लगता है। तभी एक व्हाइट फ्लैश सबको अंधा कर देता है और बूम, खतरा खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद एक ग्रीन वालों वाला आदमी जिसका नाम रॉड्रिच है और सबको वापस काम पर लगने का ऑर्डर देता है। एक मजदूर वेंडेलिन जो इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, रॉड्रिच उसकी तारीफ करता है कि उसका मैजिक कितना काम का है। कहता है कि उसने सब कुछ एक ही पल में साफ कर दिया। वेंडेलिन घर लौटना चाहता है, लेकिन रॉड्रिच के कहने पर मजबूरन वो एक और एरिया के पत्थर साफ करने में हेल्प करता है। वापस घर आने पर वेंडेलिन थक चुका होता है, लेकिन जैसे वो अंदर आता है उसका स्वागत 3 लड़कियां करते हैं। एक लड़की जिसका नाम एलिजा है उसके साथ बैठते हैं और तब हमें समझ आता है कि वेंडेलिन अपनी नजर सीधी क्यों नहीं कर पाता। एलिजा उसके सेहत को लेकर परेशान होती है क्योंकि वो हमेशा थका हुआ लगता है। वेंडेलिन बताता है कि रॉड्रिच ने आज भी उसे ज्यादा काम करा दिया। 3 लड़कियां लीना, लुइस और वेल्मो अपना गुस्सा दिखाती है कि वेंडेलिन का रिलेशन रॉड्रिच के साथ ठीक नहीं है और वो उसे एक नौकर की तरह ट्रीट करता है। लेकिन वेंडेलिन वैसे भी अपने आप को एक ऑफिस वर्कर ही समझता है। वेंडेलिन जल्दी से उठकर अपने कपड़े बदलने चला जाता है और तभी हम उसके पिछले जीवन को देखते हैं, 10 साल पहले का, जब उसकी जिंदगी एक नरक बन चुकी थी। एक दिन वो हर रोज की तरह थक कर घर लौटा है और सोफे पर थोड़ा आराम करता है, लेकिन अचानक उसकी आँख खुलती है और वो अपने आप को उठने पर मजबूर करता है। वो एक अच्छा सा डिनर बना लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसको खाने निकलता है उसके होश खोने लगते हैं और कुछ अजीब सा फील होता है। जब शिंगो झाँपता है तो सोचता है कि उसका डिनर कहाँ गया और उसके सामने ये अजीब सा खाना क्यों है जो उसने कभी नहीं देखा। जब वो ग्लास उठाता है तो उसे अपना हाथ एक बच्चे जैसा लगता है। वो एक प्लेट उठाता है अपना रिफ्लेक्शन देखने के लिए और उसे समझ आता है कि वो वाकई एक बच्चा बन गया है। वो अपने आसपास देखता है और हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक आलीशान महल में होता है। थोड़ा और सोचने के बाद उसे समझ आता है कि वो किसी रॉयल शादी में है। बेचारा वेंडेलिन अपने किस्मत पर यकीन नहीं कर पाता और सोचता है कि ये शादी एक सपना ही है, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करके दोबारा सो जाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ समय बाद उसका फादर आता है और गुस्से में पूछता है कि ये क्या बकवास है, ऐसे वक्त में वो सो क्यों रहा है। वो छोटे वेंडेलिन को ले जाता है ताकि उसे कुछ इम्पोर्टेंट मेहमानों से मिलवा सके, लेकिन नई जिंदगी में आने की वजह से वेंडेलिन को अपना खुद का नाम तक नहीं पता था, इसीलिए वो उन्हें अपना नाम नहीं बता पाया, जिससे उसके फादर को शर्मिंदा होना पड़ा। खुशकिस्मती से उसका बड़ा भाई एरिक सही वक्त पर वहाँ आ जाता है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वो सबका शुक्रिया अदा करता है यहाँ आने के लिए, अपनी तरफ से और वेंडेलिन की तरफ से भी। पता चलता है कि ये शादी एक्चुअली उनके बड़े भाई कर्ट की है, जो एक एम्परर की बेटी से शादी कर रहा है। अपनी स्पीच के बाद एरिक छोटे वेंडेलिन के पास बैठ जाता है और कहता है कि उनके फादर को जरूर सुकून मिला होगा कि एक नोबेल की बेटी उनके परिवार में शादी करके आई है। वेंडेलिन पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि अब वो लोग भी नोबेल्स बन गए हैं। एरिक समझाता है कि वो लोग वामिस्टर है, एक रेस्पेक्टेड फैमिली, इसीलिए वो लोग वैसे भी नोबेल फैमिली का हिस्सा है। ये सुनकर वेंडेलिन हैरान रह जाता है क्योंकि सिर्फ 5 मिनट पहले वो एक आम आदमी था जो अपनी बोरिंग जिंदगी से परेशान था। अब वो अपने आसपास देखता है और सोचता है कि ये कितने बड़े लोग होंगे जो ऐसे शानदार सेरेमनी कर सकते हैं। फिर वो सामने रखे उस टेस्टी खाने का मजा लेता है। लेकिन अगले दिन ब्रेकफास्ट पर उसका भ्रम टूट जाता है जब उसे खाना मिलता है सूखी रोटी और ऐसा सूप जो पानी जैसा लगता है, असल में पानी है। वेंडेलिन इधर उधर देखता है और महसूस करता है कि ये जगह तो एक खंडर से भी खराब है। ब्रेकफास्ट के बाद वो एरिक को ढूंढता है ताकि उससे पूछ सके कि ये सब क्या हो रहा है। वो एरिक से कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कल रात उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी रखी और आज उन्हें इतना गरीब जैसा खाना क्यों मिल रहा है। एरिक समझाता है कि वो सब सिर्फ दिखावा था मेहमानों के लिए, लेकिन असल में तो उनकी हालत इतनी खराब है कि गरीबी भी शर्मा जाए। फिर भी वो कहता है कि अपनी फैमिली के नोबेल सम्मान को मेंटेन करना पड़ता है सामने वालों के लिए, वरना उनकी इज्जत गिर जाती है। अब
अब दोबारा रोटी और पानी का खाना शुरू हो गया है। उस वक्त वेंडेलिन सोचता है कि शायद वो अपनी पिछली जिंदगी में ही ज्यादा अच्छा था, और उसे और ज्यादा बुरा तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो 8वां बेटा है, इसीलिए उसे बहुत कम फायदा होगा। बाद में वेंडेलिन एक मैप देखता है जिसमें लिखा होता है कि वो हेलमट किंगडम में रहते हैं, जिसका पॉपुलेशन 1 मिलियन है। लेकिन ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि वो बर्मिस्टर कैपिटल में रहते हैं, जिसका पॉपुलेशन सिर्फ 800 है, पूरे किंगडम का सबसे छोटा हिस्सा। वेंडेलिन अपने आसपास के इलाके को देखता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। लेकिन जब उसे लगता है कि अब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, तब उसे पता चलता है कि उसका भाई एरिक अपने 2 बड़े भाइयों के साथ घर छोड़कर जा रहा है। पता चलता है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि जैसे ही कर्ट की शादी हो जाए वो सब घर छोड़ देंगे, क्योंकि 8 भाइयों में जमीन बांटने लायक कुछ बचा ही नहीं है। वो कहते हैं कि इससे उनका नोबेल स्टेटस हट जाएगा, लेकिन देखा जाए तो जिंदगी जीने के लिए नोबेल रहने से ज्यादा मेहनत और स्किल्स लगते हैं, इसीलिए वो किसी तरह अपना गुजारा कर ही लेंगे। वेंडेलिन भी उनके साथ जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो नहीं जा सकता क्योंकि अभी वो सिर्फ एक छोटा बच्चा है। और बस ऐसे ही उसके 3 भाई अपनी अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। गुस्से और जज्बे से भरा वेंडेलिन लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है ताकि वो कुछ ऐसा सीख सके जो उसकी जिंदगी बदल दे, लेकिन बदकिस्मती से उसे कोई भी काम का किताब नहीं मिलता। जब वो एक किताब वापस रख रहा होता है तभी उससे एक क्रिस्टल बॉल और कुछ कागज नीचे गिर जाते हैं। वेंडेलिन कागज उठाता है और पता चलता है कि ये असल में एक मैजिकल क्रिस्टल बॉल का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। वो जादू की बातों पर हंस पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो उसे पढ़ने के लिए खींच लेता है। उसमें लिखा होता है कि हर इंसान के पास माना होता है, लेकिन कहते हैं कि सिर्फ 10,000 में से एक इंसान के पास इतना माना होता है कि वो मैजिक स्पेल कास्ट कर सके। वेंडेलिन सोचता है कि ये सिर्फ बकवास है, लेकिन इस बेकार जिंदगी से परेशान होकर वो डिसाइड करता है कि एक बार कोशिश करके देख ही लेता है, क्योंकि मरने से पहले वो कोई अफसोस नहीं रखना चाहता। वो क्रिस्टल बॉल पर एक मैजिक स्पेल करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। पर कुछ देर बाद वो क्रिस्टल बॉल रेनबो की तरह चमकने लगता है, जो ये साबित करता है कि वेंडेलिन के पास मैजिक के लिए बहुत ज्यादा टैलेंट है। वेंडेलिन तुरंत कुछ और मैजिकल किताब ढूंढने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसका फादर आ जाता है, जो उसे ऑर्डर देता है कि ये बेकार किताबें छोड़ दो और जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। बाद में वेंडेलिन अपने मैजिक स्किल्स एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह फेल हो जाता है। तभी अचानक एक अजीब सा इंसान हवा से नीचे उतरता है और कहता है कि आखिरकार उसे कोई ऐसा मिल ही गया जिसका मैजिक लेवल इसके बराबर है। वो हैंडसम सा दिखने वाला अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि एल्फ्रेड रेनफोर्थ होता है, एक मेज जो पहले ब्लैक रोडर राज्य का कोर्ट मैजिशियन था, जो उनके किंगडम के बड़े राज्यों में से एक है। गलती से वो लोग एक जंगली सुअर को छेड़ देते हैं जो वेंडेलिन की तरफ भागता है, और वेंडेलिन डर के मारे लगभग अपने पैंट गीली कर देता है। वेंडेलिन भागने लगता है, लेकिन एल्फ्रेड उसे पकड़कर सुअर का सामना करवाता है। जंगली सुअर उन पर हमला करता है और वेंडेलिन का डर और बढ़ जाता है, लेकिन जैसे सुअर पास आता है वेंडेलिन एक विंड स्पेल कास्ट कर देता है जो उसे पीछे धकेल देता है। एल्फ्रेड वेंडेलिन को उसका पहला मैजिक स्पेल यूज करने पर बधाई देता है, लेकिन अभी भी खतरा खत्म नहीं होता। वो जंगली लाल आंखों वाला सुअर दोबारा उन पर हमला करता है, पर एल्फ्रेड सिर्फ अपनी उंगली हिलाकर उसे उड़ा देता है, अपना कमाल का मैजिक दिखाते हुए। वेंडेलिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और जब उसे लगता है कि अब वो और हैरान नहीं हो सकता, एल्फ्रेड एक और बड़ी बात बोलता है कि वेंडेलिन एक दिन उससे भी बड़ा मैजिशियन बनने के लिए पैदा हुआ है। बाद में वेंडेलिन अपने घर के दरवाजे से अंदर आता है, जहाँ उसके परिवार की हर रोज की भागदौड़ दिखाई देती है। बेचारा गरीब बच्चा एक कप गर्म पानी पीता है जिसे वो चाय कहता है। ये उसे एल्फ्रेड के साथ पहले मुलाकात की याद दिलाता है, जब उसने उसे सही में एक कप गर्म चाय दिया था, और वो हंसी से याद करता है कि कैसे उस मैजिशियन ने एक पूरे जंगली सुअर को अपने छोटे से बैग में फिट कर लिया था। बिना वक्त गवाए एल्फ्रेड वेंडेलिन को याद दिलाता है कि उनकी मैजिक की क्लासेस अगले दिन से शुरू होंगे, और वो कहता है कि उनकी ये बातें किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। एल्फ्रेड बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि वो मैजिक यूज कर सकता है तो उसे इस राज्य का अगला राजा भी बनाया जा सकता है, जिससे उसके परिवार के ऊपर बाकी नोबल्स का खतरा बन सकता है, यहाँ तक कि उसके भाइयों के बीच भी लड़ाई हो सकती है। और क्योंकि वो अभी एक बच्चा है तो इतनी सारी मुसीबत उसके नाजुक दिल पर भारी पड़ सकता है। वेंडेलिन का पहला लेसन एल्फ्रेड के मैजिक को अपने एबिलिटीज के साथ मिलाने का होता है। उनका गोल होता है एक दूसरे के माना को बराबर करना। एल्फ्रेड के बार बार भरोसा दिलाने के बावजूद कि वेंडेलिन में बहुत पोटेंशियल है, वो छोटा लड़का महसूस करता है कि अपने मास्टर के हाथ अजीब तरह से ठंडे हैं। इसी दौरान वेंडेलिन के फादर को पता चलता है कि क्रिस्टल बॉल अपनी जगह से हिला है, और उन्हें शक होता है कि वेंडेलिन ने ही उसे छुआ होगा। लेकिन आखिर में वो इस बात को हंसकर टाल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा एक बेकार नालायक है और उसके पास मैजिक का टैलेंट हो ही नहीं सकता। ऐसे ही काफी दिन बीत जाता है और वेंडेलिन एल्फ्रेड की गाइडेंस में जबरदस्त प्रोग्रेस करता है और कई सारे एडवांस मैजिक
भी सीख लेता है। एल्फ्रेड मदद के तौर पर वेंडेलिन के परिवार के लिए ताज़ी सब्जियां लेकर आता है और जब वेंडेलिन उसे अपने परिवार को दिखाता है तो सब हैरान हो जाता है कि वो ये सब कहाँ से लेकर आया। शाम को पूरा परिवार टेबल के आसपास इकट्ठा होता है और इतनी ताजी सब्जियों को देखकर खुश रह जाता है। वेंडेलिन का फादर अपने पुराने मजेदार तरीके से उसका मजाक उड़ाता है कि शायद उसने मैजिक का इस्तेमाल करके ये लाया हो और उनकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठता है। पर इसके बावजूद वेंडेलिन का बड़ा भाई हमेशा की तरह उदास और बेचैन दिखता है। अगले दिन उनकी मैजिक क्लासेस दोबारा शुरू होते हैं और वेंडेलिन की एबिलिटीज और भी खिलने लगते हैं। अब वो मैजिक का इस्तेमाल करके चीजें महसूस करना सीख लेता है और एक दिन तो वो होरो नाम का एक बहुत रेयर पंछी जैसा क्रिएचर को शिकार कर लेता है अपने स्किल्स और मेहनत साबित करते हुए। खाने के वक्त वेंडेलिन एल्फ्रेड को भी थोड़ा वासाबी ऑफर करता है, लेकिन एल्फ्रेड इतना सारा वासाबी खा जाता है कि वेंडेलिन को अजीब लगने लगता है। फिर एल्फ्रेड वेंडेलिन को चेतावनी देता है कि जंगल के अंदर ज्यादा गहराई तक ना जाए और उसे एन्चेंटेड फॉरेस्ट के खतरों के बारे में बताता है, एक ऐसा फॉरेस्ट जो मॉन्स्टर से भरा हुआ है। पर खतरनाक होने के बावजूद भी लोग वहाँ रेयर हर्ब्स और मेडिसिन के लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वहाँ खजाना और जल्दी पैसा कमाने के लिए घूमते हैं। उस टेस्टी खाने के बाद वेंडेलिन पानी को मैनिपुलेट करने की प्रैक्टिस करता है और एल्फ्रेड को बताता है कि उसे शक है कि उसका बड़ा भाई उस पर नजर रख रहा है। एल्फ्रेड समझ आता है कि वेंडेलिन का भाई अपने हिस्से का जायदाद खोने के डर से ऐसा कर रहा है। वो वेंडेलिन से पूछता है कि क्या तुम राजा बनना चाहते हो, लेकिन वेंडेलिन बताता है कि वो ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। तब एल्फ्रेड उससे सजेस्ट करता है कि शायद उसे एक एडवेंचरर बनना चाहिए, जैसे कि उसने खुद अपनी जर्नी में स्टार्ट किया था। अचानक एल्फ्रेड के हाथ के आसपास एक अंधेरा ऑरा आ जाता है जो उसे बहुत दर्द देता है। वो सोचता है कि उसे अभी और वक्त की जरूरत है। बाद में वेंडेलिन अपने परिवार के साथ अपना सपना शेयर करता है कि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है, लेकिन उसके फादर उसके सपने को तोड़ देते हैं, ये कहकर कि उनके पास पैसा नहीं है कि वेंडेलिन को एडवेंचरस एकेडमी भेज सके। अगले दिन एल्फ्रेड वेंडेलिन के साथ बैठकर समझाता है कि एडवेंचरस एकेडमी ब्रेकबर्ग में है, एक ऐसा शहर जो बहुत तरक्की कर रहा है, जहाँ छोटे बच्चे भी गिल्ड ज्वाइन करके अपना सामान बेचकर असली पैसा कमा सकता है। वेंडेलिन और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है जब उसे लगता है कि वो अपनी ट्यूशन के लिए खुद पैसा कमा पाएगा, लेकिन एडमिशन पाने के लिए उसे पहले कुछ ऐसे स्पेल सीखना पड़ेगा जिससे कि वो उस जगह तक पहुंच सके, यानी कि उड़ने वाला मैजिक या फिर टेलीपोर्टेशन मैजिक, इन दोनों में से किसी एक को मास्टर करना होगा। एल्फ्रेड स्पेल का एक झलक देता है, वेंडेलिन को आसमान में बहुत ऊंचा ले जाता है और उसे नीचे की दुनिया का होश उड़ा देने वाला नजारा दिखाता है। उसी रात एक भयंकर काला औरा दोबारा लौट आता है, एल्फ्रेड के पूरे शरीर को खेल लेता है और उसे बहुत दर्द देता है। अगली सुबह जब वो उड़ने वाले स्पेल का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एल्फ्रेड वेंडेलिन को बताता है कि उनका ट्रेनिंग जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। वेंडेलिन ने बहुत ही कमाल की प्रोग्रेस की है और अब वो अपनी जर्नी शुरू करने के लिए तैयार है। शाम को घर पर खाना खाते वक्त उनके फादर एक डरावनी कहानी सुनाते हैं नजदीकी जंगल में व्हिस्परिंग डेड के बारे में, एक ऐसा अनडेड प्राणी जिसके पास अकल है। वो प्राणी है तो डेड बॉडी ही जो बहुत पहले मर चुके होते हैं, लेकिन उनकी अधूरी इच्छाओं की वजह से उनमें जान होती है। ऐसे जीव शुरुआत में तो अपने होश में रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें शुद्ध नहीं किया गया तो वो बाद में ज़ॉम्बीज बनकर इंसानों पर हमला करते हैं। ये सुनकर वेंडेलिन को अचानक एहसास होता है कि एल्फ्रेड उन्हीं में से एक है, क्योंकि उसका शरीर भी एक डेड बॉडी की तरह ठंडा है। वो इतना सफेद है जैसा लगता है कि उसके अंदर खून ही नहीं है और यहाँ तक कि उसके सेंसेस भी नहीं है। इसी वजह से वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है। एल्फ्रेड वेंडेलिन को अपना सच बताता है, वो 5 साल पहले एक व्हिस्परिंग डेड बन गया था। उस वक्त पुराने राजा का सबसे बड़ा बेटा बीमार पड़ गया था, जिसके इलाज की तलाश में राजा एन्चेंटेड फॉरेस्ट गया। एल्फ्रेड उसके साथ बॉडीगार्ड के रूप में था, लेकिन उन पर 2000 मॉन्स्टर की सेना ने हमला कर दिया। थक कर और घायल होकर एल्फ्रेड गहरी पछतावा लेकर मर गया और वही पछतावा उसे एक व्हिस्परिंग डेड में बदल दिया। लेकिन ये प्राणी तभी मुक्त होते हैं जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। एल्फ्रेड की इच्छा थी कि वो अपना जादू का ज्ञान आगे की जनरेशन को पास करे और ये मकसद उसने फाइनली पूरा कर लिया। अपनी आखिरी परीक्षा के रूप में एल्फ्रेड वेंडेलिन को कहता है कि वो होली मैजिक का यूज करे और उसे शुद्ध करके मुक्ति दे ताकि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। शुरुआत में वेंडेलिन तैयार नहीं होता, लेकिन आखिरकार वो अपने मास्टर की इच्छा का सम्मान करता है। डर के बावजूद वो अपने मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करता है और उसे शुद्ध करता है और देखते ही देखते एल्फ्रेड को मुक्ति मिल जाते हैं और वो गायब हो जाता है। साल गुजर जाता है और वेंडेलिन अब एक जवान लड़का बन चुका होता है। वो अपने मैजिकल एबिलिटीज और नए ज्ञान के साथ अपना घर छोड़ देता है। अपना सामान लेकर वो अपनी जर्नी शुरू करता है एक एडवेंचरर बनने के लिए।
एडवेंचरस एकेडमी पहुंचकर वेंडेलिन उम्मीद से भरा होता है, नए दोस्तों से मिलने और अपनी नई यात्रा शुरू करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। एकेडमी में हर तरह के स्टूडेंट्स मौजूद है, कोई किसी नोबेल का बेटा है और कोई तो बहुत ही गरीब घर से, सब अपने अलग अलग मैजिकल टैलेंट्स दिखाते हुए। लुइस उफेरबिक परिवार की तीसरी बेटी अपनी मैजिकल फेस से अपनी शक्ति दिखाती है, जबकि लीना सुजान एक हिरनब्रेंड परिवार की तीसरी बेटी है जो भाला चलाने में सबसे आगे है। वेंडेलिन घबराहट के साथ इंतजार करता है कि कोई उसके पास आकर बात करे। फिर उसका नंबर आता है अपना इंट्रोडक्शन देने का, लेकिन जब वो अपना नाम बताता है तो पूरा क्लास खामोश हो जाता है। सबको ये जानकर हैरानी होती है कि वो एकलौता स्टूडेंट है जो स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पेपर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगले महीने शुरू होने वाले ट्रेनिंग के लिए ग्रुप्स बनाए जाएंगे। लंच टाइम के दौरान वेंडेलिन थोड़ा अकेला महसूस करता है, जबकि बाकी के स्टूडेंट्स अच्छे समय बिता रहे होते हैं। एक कोने में बैठकर वो अपना अकेलापन महसूस करता है। तभी लुइस उसकी तरफ देखकर बताते हैं कि उसकी मैजिकल एबिलिटीज पहले से ही टॉप क्लास एडवेंचरर्स के बराबर है। तभी एक जवान स्वॉर्डमैन लड़का उनके पास आता है और अपना नाम एरविन हॉन एरमिन बताता है। एरविन, जो अपने परिवार का 5वां बेटा है, वेंडेलिन की जबरदस्त मैजिकल एबिलिटी से इम्प्रेस होता है और उसके ग्रुप में शामिल होने का फैसला करता है। क्लास में प्रोफेसर टीम वर्क के महत्व समझाता है, खासकर पैसे कमाने के लिए हंटिंग के जरिए। एरविन लड़कियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो वेंडेलिन को इम्प्रेस करने के लिए उसे ज्यादा शिकार करेंगे ताकि उसे दिखा सके कि वो भी काबिल है। ट्रेनिंग के दौरान एक्स ग्रुप एक बड़ा जंगली सुअर ले आता है और फकरे से दिखाता है, लेकिन अरविंद का ग्रुप सबको चौंका देता है जब वो 3 बड़े जंगली सुअर ले आता है वेंडेलिन पर गहरा असर छोड़ने के इरादे से। तब वेंडेलिन बिना शिकार के सामने आता है, लेकिन सबको हैरान कर देता है जब वो अपने मैजिकल बैग से अलग अलग जंगली जानवर निकाल कर दिखाता है। उसके इस अद्भुत जादू का प्रदर्शन सब ग्रुप्स को हिला देता है। वो एक्स चलाने वाला ग्रुप भी पीछे हट जाता है और अपने आप को कमजोर महसूस करता है। जब वेंडेलिन अपना कमाया हुआ पैसा हासिल करता है तो वो सबको साथ खाना खाने का इन्विटेशन देता है, लेकिन देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ वो अकेला खड़ा होता है। उस रात एरविन और लड़कियां अपनी फैमिली बैकग्राउंड शेयर करते हैं, कैसे उनके परिवार की गरीबी ने उनके मौके कम कर दिए। सिर्फ पहले जन्मे हुए बच्चों को ही शिक्षा और जमीन की विरासत मिलती है, बाकी डिमोटिवेट हो जाते हैं अपने सपनों का पीछा करने से। इस अन्याय से परेशान होकर लीना जज्बात से कहती है कि उन्हें अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। लुइस थोड़ी उम्मीद देती है, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो अपने मैजिक से अपनी फिजिकल एबिलिटीज को एनहांस करे। सब मिलकर ये तय करते हैं कि वो और ज्यादा शिकार करेंगे ताकि वेंडेलिन का ध्यान खींच सके। अगली सुबह वो एन्चेंटेड फॉरेस्ट में और अंदर तक जाते हैं अच्छा शिकार ढूंढने के लिए, लेकिन जंगली भेड़ियों के एक झुंड उन्हें घेर लेते हैं। अरविन लड़ाई में चोट खा जाता है, लेकिन वेंडेलिन अपनी मैजिकल डिटेक्शन एबिलिटी से उनकी मुसीबत महसूस करता है और उनकी मदद के लिए तुरंत पहुंच जाता है। भेड़ियों से लड़ाई करने के बाद एकेडमी में अरविन और उसका ग्रुप वेंडेलिन से माफी मांगते हैं, अपने आप को उसके ग्रुप के लायक न समझकर। लेकिन वेंडेलिन भी कहता है कि वो उनकी टीम का हिस्सा बनना चाहता है। उन्हें ये यकीन दिलाता है कि दोनों तरफ से वो एक दूसरे का फायदा उठा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद प्रोफेसर एक रोमांचक घोषणा करता है, ब्लैक रोडर की ड्यूक ने सब एकेडमी स्टूडेंट्स को एक बड़ी पार्टी के लिए निमंत्रण भेजा है। पूरी एकेडमी में एक्साइटमेंट भर जाते हैं और सब स्टूडेंट्स उस इवेंट का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। लेकिन एक्स चलाने वाला ग्रुप ये एक्साइटमेंट कम करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि ये पार्टी सिर्फ एक बहाना है ताकि ड्यूक वेंडेलिन से मिल सके और बाकी स्टूडेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है। उनकी कोशिशों के बावजूद वेंडेलिन, एरविन का ग्रुप और बाकी स्टूडेंट्स उस पार्टी के लिए तैयारी करते हैं अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर। इवेंट में ड्यूक अपना इंट्रोडक्शन देता है एमेडियस वॉन ब्लैक रोडर और वेंडेलिन से मिलने की गुजारिश करता है। वेंडेलिन मान जाता है, पर सिर्फ इस शर्त पर कि उसका ग्रुप भी उसके साथ आ सके। वो अरविन और लड़कियों की तरफ इशारा करता है जो इस अचानक रिक्वेस्ट से हैरान हो जाते हैं। जैसे वो ड्यूक के महल में एंटर करते हैं, उनका स्वागत कोर्ट मैजिशियन ब्रेन से क्लिनस्टेड करता है, जो तुरंत वेंडेलिन को एल्फ्रेड के स्टूडेंट के रूप में पहचान लेता है उसके मैजिकल बैग की वजह से। ब्रेन खुलासा करता है कि उसने एल्फ्रेड का मैजिक ट्रैक किया था, लेकिन वो 7 साल पहले गायब हो गया। अपनी पहचान कंफर्म करने के बाद वेंडेलिन बताता है कि बैग में उन आदमियों की चीजें हैं जो एल्फ्रेड के साथ गए थे और वो चाहता है कि इन्हें बाद में वापस करे। महल के बाहर एरविन और लड़कियां वेंडेलिन के बचपन के बारे में बात करते हैं। उनकी हैरानी के लिए वेंडेलिन खुद सामने आता है और वो लोग कन्फेस करते हैं कि उन्होंने उसे यूज करना चाहा था, लेकिन वेंडेलिन समझाता है कि दोनों तरफ के अपने रीजंस थे और वो सच में उनके साथ ग्रुप बनाना चाहता है। उन्हें उसकी बातों में ईमानदारी दिखाई देती है और वो उसका ऑफर मान जाते हैं। अचानक एमेडियस और ब्रेन सामने आकर वेंडेलिन को बताते हैं कि उसके मदद के लिए उन्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा और उसे अपने मास्टर एल्फ्रेड की विरासत मिलेगी। आखिर में वेंडेलिन खुद को एक बड़े से महल में अकेला खाना खाते हुए पाता है और सोचता है कि वो अपने दोस्तों को भी यहाँ लाकर एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि ये जगह सिर्फ एक अकेले इंसान के लिए नहीं है। वो अपने साथियों के बारे में सोचता है और आगे के एडवेंचर्स के लिए
एक्साइटेड होता है। वेंडेलिन फैसला करता है कि वो अपने पार्टी मेंबर्स को अपने बड़े भाई एरिक की शादी में लेकर जाएगा, जो एकेडमी के समर ब्रेक के दौरान होने वाली है। वो सब एक मैजिक एयरशिप पर सफर करते हैं, जिसमें ब्रेंड उनका गाइड होता है, जो कैपिटल की तरफ जा रहा है। सफर के दौरान लुइस शानदार कपड़े पहनते हैं ताकि किसी नोबल मैन का ध्यान खींच सके, लेकिन वो लड़खड़ा जाते हैं और अरविंद पर गिर जाते हैं, जो घबराहट में एक बार को कस के पकड़ लेता है। डरता है कि कहीं शिप क्रैश ना हो जाए। ब्रेंड शिप पर आकर वहाँ की सिचुएशन देखता है और लुइस को तसल्ली देता है कि मैजिक शिप सुरक्षित होता है, लेकिन वो एक बड़े ड्रैगन के खतरे के बारे में बताता है और अचानक एक अनडेड ड्रैगन उनके आसपास आ जाता है। एक स्केलेटल ड्रैगन सामने आता है और शिप पर अटैक करता है, जिससे पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। कैप्टन उन्हें तसल्ली देता है कि ब्रेंड इस सिचुएशन को संभाल लेगा, लेकिन ब्रेंड समझाता है कि वो ड्रैगन के खिलाफ होली मैजिक यूज नहीं कर सकता। इसके बजाय वो वेंडेलिन को चैलेंज लेने के लिए कहता है, जबकि वो शिप को अंदर से सुरक्षित रखेगा। वेंडेलिन चैलेंज एक्सेप्ट करता है और ड्रैगन का सामना करता है। ब्रेंड के प्लान के मुताबिक वो अपना होली मैजिक इस्तेमाल करके ड्रैगन को हरा देता है। उसके बाद वो ड्रैगन की हड्डियां और उसके सीने से निकला वो लाल पत्थर अपने जादुई बैग में रख लेता है। शिप पर लौटने के बाद वेंडेलिन बताता है कि वो कैपिटल में कुछ खरीदना चाहता है, लेकिन उसी समय ऑल्टेरियो, जो ब्रेन का एक व्यापारी दोस्त है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता है, वहाँ आता है और समझाता है कि वेंडेलिन के लिए शहर में कुछ भी खरीदना मुश्किल हो सकता है। जब वो लोग कैपिटल पहुँचते हैं तो स्टूडेंट शॉपिंग के लिए एक्साइटेड होता है। ब्रेंड उनसे अलग हो जाता है और ऑल्टेरियो को जिम्मेदारी दे देता है। अचानक एक सेना आती है और एक नाइट वेंडेलिन का शुक्रिया अदा करता है ड्रैगन को बहादुरी से हराने के लिए। वो वेंडेलिन को बताता है कि राजा उससे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। जल्दी ही उन्हें एक गाड़ी में बिठाकर महल ले जाया जाता है। महल पहुंचने के बाद बाकी स्टूडेंट्स एरिक से मिलने चले जाते हैं। सिर्फ वेंडेलिन और ऑल्टेरियो महल में अकेले रह जाते हैं। राजा वेंडेलिन का दिल से आभारी होता है और उसके सम्मान में उसे बैरोनेट का खिताब और ट्विन ड्रैगन मेडल दिया जाता है। वेंडेलिन सम्मान से राजा के प्रति अपनी वफादारी का शपथ लेता है, जो सेरेमनी का एक हिस्सा होता है। इसी दौरान एरिक के घर पर ब्रेंड वेंडेलिन के नए स्टेटस पर बाकी स्टूडेंट से बात करते हैं। वो समझाता है कि बाउमिस्टर वंश में सबसे बड़ा रैंक सिर्फ नाइट तक ही होता है। इसका मतलब है कि वेंडेलिन अब अपने परिवार के लिए एक नई पीढ़ी शुरू कर रहा है। स्टूडेंट्स थोड़ा उदास हो जाते हैं, डरते हैं कि ये नई जिम्मेदारी वेंडेलिन के एडवेंचर्स में रुकावट बन सकती है, लेकिन ब्रेंड उन्हें तसल्ली देता है कि क्योंकि वेंडेलिन के पास अभी तक अपना खुद का जमीन नहीं है, इसीलिए वो अपना एडवेंचर सफर जारी रख सकता है। ये सुनकर उसके दोस्तों का मन हल्का हो जाता है। वापस महल में इनाम देने का प्रोसेस शुरू होता है और हाई ऑफिशियल्स इसी बारे में बहस कर रहे होते हैं कि वेंडेलिन को कौन सा इनाम मिलना चाहिए। लॉर्ड मार्शल एडगर और लॉर्ड कमिश्नर रकनर ड्रैगन की हड्डियों और मैजिक सोर्स की कीमत पर बात करते हैं। तभी एगमन हुएनहेम बीच में आ जाता है और खुलासा करता है कि वेंडेलिन एक ऐसा टैलेंट है जो सदियों में एक बार जन्म लेता है, और ये बात तुरंत उस बहस को सुलझा देती है। ऑल्टेरियो ये भी बताता है कि एगमन एक चालाक और समझदार व्यक्ति है, जो हमेशा अपने सपोर्ट के बदले में कुछ लेना चाहेगा। महल से निकलते वक्त वेंडेलिन एक आदमी से टकराता है जो उसे ऑफिसर के रूप में रिक्रूट करना चाहता है, लेकिन किंगडम की गार्ड्स उसे रोक देते हैं। ऑल्टेरियो वेंडेलिन को सलाह देता है कि इसे आदत बना लो, क्योंकि बैरोनेट बनने के बाद उसे हमेशा ऐसे ऑफर्स मिलते रहेंगे, नौकरी के लिए और शादी के प्रपोजल्स पे, जो कभी कभी थकाने वाले साबित होते हैं। अगले दिन एरिक की शादी होती है, जहाँ वेंडेलिन अपने दूसरे बड़े भाई पॉल और हेलमेट से मिलता है। एरिक बताता है कि उनके परिवार को अभी तक शादी का गिफ्ट नहीं मिला, क्योंकि उनके पास एक शानदार गिफ्ट देने के लिए पैसा नहीं है। साथ ही बाउमिस्टर परिवार ब्लैक रोडर की ड्यूक के सबऑर्डिनेट के रूप में सेवा करता है, जिससे आर्थिक मदद मिलनी चाहिए थी, लेकिन बाउमिस्टर की गरीबी की वजह से अगर वो ड्यूक से पैसे ले भी लेंगे तो अपना कर्ज नहीं चुका पाएंगे। अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए वेंडेलिन खुद शादी का गिफ्ट देने की जिम्मेदारी उठाता है, भले ही उसे नोबिलिटी की जिम्मेदारियां काफी परेशानी भरी लगती है। बाद में ऑल्टेरियो वेंडेलिन को एक छोटा सा मटका देता है जिसमें कोमे कोजी होता है, ये समझकर कि वेंडेलिन इसे व्यापार के लिए इस्तेमाल करेगा। अब कोमे कोजी वो जापान का कुछ चावल से बना कुछ खाना होता है, लेकिन वेंडेलिन सबको हैरान कर देता है उन्हें अपने घर टेलीपोर्ट करके, और बताता है कि ये अब उनका नया घर होगा। वहाँ वो उन्हें सिखाता है कैसे मिसो बनाते हैं कोजी का इस्तेमाल करके। जब सब लोग इस टेस्टी मिसो का मजा लेते हैं तो वेंडेलिन अपने ऑफिस वर्कर वाले दिन याद करता है। दिन के अंत में वेंडेलिन खुशी से अपने परिवार और दोस्तों की सेवा करता है और टेस्टी खाना खाता है। सीन चेंज होता है और कार्डिनल होएनहेम अपनी पोती एलिजा को बुलाता है और उसे बताता है कि उसने उसके हस्बैंड को चुन लिया है। सर्च सेरेमनी के बाद कार्डिनल होएनहेम वेंडेलिन को इनवाइट करता है और वेंडेलिन भी उनके लिए कुछ टॉफी ले जाता है शुक्रिया के तौर पर। तब एलिजा
कार्डिनल की पोती वहाँ आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। वेंडेलिन उसके मैजिक एबिलिटीज को महसूस करता है, खासकर उसके हीलिंग मैजिक को, जिस वजह से शहर के लोग उसे सेंट कहकर बुलाते हैं। तभी कार्डिनल उसे अपनी इच्छा बताता है कि वो एलिसे से शादी करे। ये भी बताता है कि उसके लिए ऑलरेडी कई सारे रिश्ते आए थे। वेंडेलिन मजाक में कहता है कि अगर उसे भी ऐसा रिश्ता मिल जाए तो मजा ही आ जाता, लेकिन कार्डिनल इसे गंभीरता से लेता है और तुरंत उनकी सगाई फिक्स कर देता है, अपनी चतुराई दिखाते हुए। बाद में कार्डिनल अपने बटलर से सगाई पर बात करता है और खुलासा करता है कि उसने पहले ही राजा की मंजूरी ले ली थी। वो वेंडेलिन के उस तोहफे के बारे में भी बात करता है जो उसने सर्च की तरक्की के लिए उन्हें दिया था, जो ये साबित करता है कि वेंडेलिन सिर्फ मैजिक एबिलिटीज में ही नहीं बल्कि हर एक चीज को अच्छे से सोचता है। इसी बीच वेंडेलिन जोकर के रूप में भेष बदल कर अपने दोस्तों को अपने सगाई की खबर देता है। उसे एहसास होता है कि नोबल्स के लिए रोमांटिक शादी जैसे कोई चीज नहीं होती और उनके बीच लव मैरिजेस बहुत कम होती है। उसके भाई की पत्नी उसके इस जोकर कॉस्ट्यूम में मदद करते हैं। वेंडेलिन जोकर का भेष बनाकर कैपिटल की गलियों में निकलता है ताकि बिना पहचाने शहर देख सके, लेकिन एक स्पीयरमैन उसे देख लेता है और पहचान लेता है, जिससे हंगामा मच जाता है। लोग उसे पहचान लेते हैं और भीड़ जमा हो जाते हैं, जो वेंडेलिन के लिए परेशानी बन जाती है। भारी भीड़ से बचने के लिए वो टेलीपोर्ट कर जाता है। घर लौटकर वेंडेलिन अरविन और एरिक से शिकायत करता है कि लोग उसे पहचान जाते हैं। अरविन सलाह देता है कि वेंडेलिन उसे अपना बॉडीगार्ड बना ले और वेंडेलिन मान जाता है और उसे अपना गार्ड बना लेता है। वेंडेलिन बाद में टेलीपोर्ट करके कार्डिनल के घर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एलिसे से होती है। वो रूफटॉप पर जाता है ताकि एक प्राइवेट बातचीत कर सके, जिससे वो उसे और अच्छी तरह से जान पाए। असल में वो उससे उनकी एंगेजमेंट के बारे में उसकी राय लेना चाहता है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी एक दुख भरी शादी में नहीं फंसना चाहता। खुशकिस्मती से जब वो एलिसे से इन सब के बारे में पूछता है तो एलिसे उसे बताती है कि वो इस अरेंजमेंट से काफी खुश है। ये सुनकर वेंडेलिन भी खुश हो जाता है। शाम को वेंडेलिन अपने घर लौटकर लड़कियों को अपने नए जॉब के बारे में बताता है, जिससे उनका भी इंटरेस्ट जागता है कि शायद वो भी हायर हो जाए। लेकिन अरविन उन्हें मजाक में चिढ़ाता है कि वो उसकी सबऑर्डिनेट बन जाए, जिसे वो लड़कियां तुरंत मना कर देती हैं। उसके बजाय वो मजाक मजाक में सुझाव देते हैं कि वो वेंडेलिन की बीवियां बन जाएंगे। लुइस कपड़ों का डिजाइन बनाना शुरू करते हैं और लीना को समझाते हैं कि अगर वो वेंडेलिन की वाइफ बने तो उसे स्कूल शुरू करने और खुद को अपने परिवार के सामने साबित करने का मौका मिलेगा। इससे मोटिवेट होकर लीना भी इस प्लान में शामिल हो जाती है। जब वेंडेलिन उन लड़कियों के कपड़ों की बातें सुन रहा होता है तब उसे अगले दिन एलिसे के साथ एक डेट का इनविटेशन मिलता है। दोनों साथ में लंच करते हैं और खाना खत्म होने के बाद बटलर ये सुझाव देता है कि एक जेंटलमैन होने के नाते वेंडेलिन को एलिसे को एक गिफ्ट देना चाहिए। थोड़ा शर्मा कर वेंडेलिन मान जाता है और दोनों एक ज्वेलरी स्टोर जाकर एंगेजमेंट रिंग्स देखते हैं। वेंडेलिन उनकी इतनी ज्यादा कीमत देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो एक स्पेशली डिजाइन एंगेजमेंट रिंग खरीदता है जिसमें एक मैजिकल स्टोन होता है, जिसकी कीमत 300 गोल्ड कॉइंस होती है। घर लौटने के रास्ते में एलिसे सोचते हैं कि वेंडेलिन ने वो रिंग इसलिए चुने क्योंकि उसमें माना स्टोर करने की क्षमता है, लेकिन वेंडेलिन मजाक में कहता है कि उसने ये रिंग सिर्फ इसलिए चुने क्योंकि वो एलिसे के लिए परफेक्ट लगी। उसकी सच्चाई से इम्प्रेस होकर एलिसे बहुत खुश होते हैं। जब वेंडेलिन उस स्टोन में अपना माना भर देता है तो वो चमक उठता है और उसके अंदर एक यूनिवर्स दिखाई देता है। उधर कार्डिनल अपने बटलर से वेंडेलिन के बारे में राय मांगता है। सीधा साधा बटलर कहता है कि वेंडेलिन ने एलिसे को एक आम लड़की की तरह ट्रीट किया और उनके विचारों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। दिन के अंत में वेंडेलिन, जो सही में एक खरजमाई जैसा लगता है, ये सोचता है कि आज का लंच सोया सॉस के साथ और बेहतर होता। उनके घर में लड़के अपने स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, जिसका नाम रखते हैं ऑपरेशन वाइफ बनना, जिसे वो एकेडमी लौट कर दोबारा शुरू करने की प्लान बनाते हैं क्योंकि एलिसे अभी कैपिटल में है। इसी दौरान वहाँ एलिसे आते हैं और वेंडेलिन के बारे में उसके दोस्तों से पूछते हैं, जबकि वेंडेलिन को खुद राजा से एक नई ड्यूटी मिलती है। वेंडेलिन इसे एक छोटे नौकर जैसे काम के रूप में देखता है। दूसरी तरफ एक नाइट किंगडम की खराब सिचुएशन को समझाता है। सामान की कमी है, लेकिन उन्हें एक एंशिएंट ड्रैगन का सामना करना ही पड़ेगा। सिर्फ मेजे से उस ड्रैगन की आग को झेल सकता है। उनके साथ आर्मस्ट्रांग भी होता है, जो पैलेस का मैजिशियन है, एक बड़ा मस्कुलर और जज्बाती मेज जो कसम खाता है कि वो एंशिएंट ड्रैगन को तुरंत हरा देगा। वो सब लोग पाल्किने प्रेरी के बॉर्डर पर मिलिट्री कैंप तक उड़कर जाते हैं। उधर एरिक समझाता है कि जब वेंडेलिन ड्रैगन को हरा रहा होगा तब उनकी सेना को बाकी मॉन्स्टर से निपटना होगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑफिशियल कमांडर नहीं है। इसलिए वो अरविन वेंडेलिन के बॉडीगार्ड को उनका लीडर बना देता है। जब वेंडेलिन ड्रैगन का सामना करेगा तो ये भी खुलासा होता है कि पैलेस ने उसे जानबूझकर इस टास्क के लिए चुना है ताकि उसे बड़े जमीन के इनाम से बचाया जा सके। एक नोबल होने के नाते उसका इनाम सिर्फ मेडल्स और पैसों में सेटल किया जाएगा। जब कई आदमी दरवाजे पर लड़ाई के लिए तैयार होकर पहुँचते हैं तो अरविन घबराहट के साथ उन्हें लड़ाई के मैदान की तरफ ले जाता है। जैसे जैसे रात होती है, लुइस, लीना और अरविन अपने पहले लड़ाई के लिए तैयार होते हैं
और उनके दिल में चिंता बढ़ने लगती है। तभी अचानक एलिजे आ जाते हैं। पता चलता है कि उसे उन्होंने हीलिंग के लिए बुलाया था, लेकिन ये जानकर वो उदास हो जाते हैं कि वेंडेलिन ड्रैगन का सामना करने के लिए अकेले चला गया। अगली सुबह आर्मस्ट्रॉन्ग, ब्रेंट और वेंडेलिन बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग अपना मैजिकल आर्मर पहनता है और ड्रैगन पर हमला करता है और उसे तेज रफ्तार से दबा लेता है, लेकिन वो आर्मर उसका मैजिक बहुत तेजी से खा जाता है और अगर ये पूरा खत्म हो जाए तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए वो बस ड्रैगन को रोकने पर ध्यान देता है ताकि वेंडेलिन फाइनल अटैक कर सके। वेंडेलिन एक भयंकर हमले से ड्रैगन को हरा देता है, जिसके बाद वो उसके बचे कुछ हिस्सों को अपने बैग में रख लेता है। ब्रेंट सजेस्ट करता है कि ड्रैगन के पार्ट्स बेच दिया जाए, लेकिन वेंडेलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग उसे वार्न करते हैं कि और मॉन्स्टर्स का खतरा अभी सामने है। इसी दौरान लड़के आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि एक सोल्जर आकर खबर देता है कि वेंडेलिन ने ड्रैगन को हरा दिया। ये सुनकर सब रिलैक्स हो जाते हैं और वापस लौटने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी खुशी अधूरी रह जाती है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स बचे हैं। जब एलिजे का माना खत्म हो जाता है तो वो अपनी रिंग का इस्तेमाल करके उसे दोबारा भर लेते हैं। उसे वेंडेलिन की पहले की बात याद आती है जब उसने कहा था कि वो बस एक हीरो होने का नाटक करता है। एलिजे समझ जाते हैं कि अगर वेंडेलिन हिम्मत कर सकता है तो वो भी कर सकते हैं, इवन जब उसका माना खत्म हो रहा हो। वो मेडिसिन का ध्यान रखते रहते हैं और सोल्जर्स की बातें सुनती है जो वेंडेलिन की तारीफ कर रहे होते हैं। एक सुबह एक सोल्जर कैंप में आता है और वेंडेलिन का लास्ट नेम बोलता है, जिससे एलिजे घबरा जाते हैं कि कहीं वेंडेलिन को कुछ हो ना गया हो और तुरंत उसे देखने भागते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो उसका भाई है जो थकान से जमीन पर गिरा होता है। तभी वेंडेलिन उसके पास आ जाता है और उसे सरप्राइज मिलता है। इस अचानक मुलाकात से एलिजे बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है, वेंडेलिन उसे तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक है और कहता है कि वो इतनी जल्दी हारने वाला है नहीं, जिसे सुनकर एलिजे को हिम्मत मिलती है। एलिजे ये कन्फेस करती है कि उसे पता है कि वेंडेलिन कोई असली हीरो नहीं है, जो वेंडेलिन के चेहरे पर एक मुस्कान ले आता है। थोड़ी देर बाद आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत खुशी के साथ एलिजे को गले लगाने आ जाता है और बताता है कि वो उसका अंकल है। आखिरकार सभी कैपिटल में आ जाते हैं। वहाँ लड़कियां परेशान होते हैं कि उनका प्लान खतरे में है क्योंकि अब एलिजे वेंडेलिन के साथ रहने वाले हैं। जब एलिजे वेंडेलिन से मिलने जाते हैं तो वो एज्यूम करते हैं कि वेंडेलिन पहले ही लुइस और लीना से एंगेज्ड है, लेकिन वेंडेलिन एलिजे से पूछते हैं कि अगर उसके पास कुछ और पत्नियां हो तो क्या उसे प्रॉब्लम होगी, जिसके जवाब में एलिजा कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचानक लुइस और लीना बीच में टपक पड़ते हैं और कहते हैं कि वो उसे शादी करना चाहते हैं और वेंडेलिन उनकी बात मान लेता है। वेंडेलिन के भाई उसे याद दिलाते हैं कि देश की नजर उसके हर कदम पर है। वो एक आने वाले टूर्नामेंट का जिक्र करता है जहां वेंडेलिन को सिर्फ अपने तलवारबाजी पर भरोसा करना होगा, बिना किसी मैजिक के। ये खबर वेंडेलिन को परेशान कर देती है क्योंकि वो हमेशा से मैजिक पर निर्भर रहा है और बिना उसके लगभग वो बेकार हो जाता है। ट्रेनिंग सेशन के दौरान लड़के अपने मैजिक से अपनी ताकत बढ़ाकर अरविंद को हरा देते हैं, जो अपने हार से ओवररिएक्ट करता है। तभी वो नोटिस करते हैं कि वेंडेलिन उनके ऊपर उड़ रहा है और लीना मेंशन करते हैं कि उसकी कार्डिनल से मुलाकात हुई थी। बाद में ब्रेंडेक के साथ बातचीत में लड़के टूर्नामेंट के डिटेल्स डिस्कस करते हैं। ब्रेंडेक बताता है कि जीतना जरूरी है ताकि शर्मिंदगी ना हो। वो सजेस्ट करता है कि लड़कियां बिना मैजिक के प्रैक्टिस करे और अरविंद समझता है कि उसे भी अपने आप को सुधारना होगा। डिनर के दौरान ब्रेंडेक की वार्निंग के बाद उन्हें पता चलता है कि वॉरेन, जो पहले टूर्नामेंट का विनर था, इस बार कम्पीट नहीं करेगा। वेंडेलिन को ये जानकर राहत मिलती है कि उसका असली मकसद है शर्मिंदगी से बचना। ब्रेंड ये भी शेयर करता है कि एलिजा उनके एडवेंचरर ग्रुप ज्वाइन करेगी, भले ही वो टूर्नामेंट में हिस्सा ना ले। लेकिन अरविंद थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो ग्रुप का एकलौता मेंबर है जिसके पास मैजिक नहीं है। पर वो सबको हैरान कर देता है जब वो बताता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो टूर्नामेंट जीतेगा। अगली सुबह सब लोग बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते हैं और अरविंद खास तौर पर फोकस रहता है कि वो अपना एक अलग पहचान बना पाए। लंच ब्रेक के दौरान वेंडेलिन एक बड़ी बात बोलता है कि वॉरेन इस बार भी कम्पीट करेगा क्योंकि राजा चाहता है कि वो जीते ताकि आगे की जनरेशन उसे एक इंस्पिरेशन की तरह ले सके। ये खबर अरविंद को और परेशान कर देता है और वो वेंडेलिन से पूछता है कि अगर वो हार गया तो क्या उसे ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। वेंडेलिन उसे तसल्ली देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और ये भी बताता है कि एलिजाबेथ चुप के ट्रेनिंग कर रही है क्योंकि वो किसी को निराश नहीं करना चाहते। इस बात से अरविंद को ये समझ आता है कि जिनके पास मैजिक है वो भी घबराहट महसूस करता है। अरविंद लड़कियों से माफी मांगता है और दोबारा ट्रेनिंग में लग जाता है। टूर्नामेंट के दिन एलिजा सबके लिए खाना लेकर सरप्राइज करते हैं, जबकि वेंडेलिन इतना थक जाता है कि खड़े खड़े ही सो जाता है। जब उसकी बारी आती है वॉरेन के खिलाफ लड़ने की, तो वेंडेलिन अपना सारा हौसला जोड़ता है, ये जानते हुए कि उसे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, चाहे सामने का ओपोनेंट कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। वॉरेन एक जबरदस्त अटैक से वेंडेलिन को नॉकआउट कर देता है, जिससे वो लड़खड़ाकर वापस ब्रेंड और आर्मस्ट्रॉन्ग के पास आ जाता है, जो काफी दुखी हो गए थे क्योंकि वेंडेलिन हार गया। लुइस प्रिलिमिनरी राउंड तक पहुंची गई थी, लेकिन बदकिस्मती से उसे भी वापस आना पड़ा।
जिसके बाद लीना खुद को रॉड्रिग्स के सामने पाते हैं, एक जिद्दी फाला चलाने वाला जो वेंडेलिन को लेकर ऑब्सेस्ड है और उसकी टीम को ज्वाइन करने की उम्मीद रखता है। लीना उसकी ताकत से हैरान रह जाते हैं, पर अफसोस की बात है कि वो हार जाते हैं और वापस वेंडेलिन और लुइस के साथ जुड़ जाते हैं, जहां वो रॉड्रिग्स के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो एक टैलेंटेड बंदा है। वेंडेलिन को सोते हुए देखकर एलिजा उसकी तरफ से माफी मांगते हैं और बताती है कि जो लंच बॉक्स उसने कल उन सबको दिए थे वो सब असल में वेंडेलिन ने बनाए थे, इसीलिए वो अच्छे से सो ही नहीं पाया। इसी बीच अरविन फाइनल राउंड तक पहुंच जाता है और वेरन को चैलेंज करने के लिए तैयार होता है, भले ही उसके पास कोई मैजिकल शक्तियां नहीं है। लड़कियां अरविन को समझाती है कि वो दोबारा सोचे क्योंकि वारेन उसे इजीली हरा देगा, लेकिन अरविन अपने फैसले पर टिका रहता है। उसे वेंडेलिन के उन बातों से मोटिवेशन मिलती है जो लड़ाई से पहले उसने उसे बताए थे। इस नए जज्बे के साथ वो लंच करता है और तय कर लेता है कि वो कम्पीट करेगा ताकि वो अपने दोस्तों को निराश न कर सके, और ऐसे ही वो लड़ाई के लिए निकल पड़ता है। बाद में हम देखते हैं कि वारेन खुद ही अरविन और लीना को रॉड्रिग्स के साथ ट्रेनिंग दे रहा है, जो उनके भविष्य के सफल होने की तरफ इशारा करता है। उधर वेंडेलिन लुइस के साथ अपने मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर आर्मस्ट्रांग के साथ ट्रेनिंग करने की तैयारी करता है। समय के गुजरने के साथ वेंडेलिन के फादर के लिए टैक्स रिपोर्ट्स आते हैं जो तुरंत कर्ट को दे दी जाते हैं। इसी दौरान कर्ट की पत्नी और उसका बेटा कर्ल उसे मिलने आते हैं और ये मेंशन करते हैं कि कोई व्यक्ति वेंडेलिन के बारे में बात करना चाहता है, जो कर्ट को गुस्सा दिलाता है। कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी एक लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि वेंडेलिन अभी पुराने डंजन्स की खोज में लगा है। उधर वेंडेलिन और उसके दोस्त खुशी मना रहे होते हैं क्योंकि 3 साल तुरंत गुजर जाते हैं, जो उनके जवानी में कदम रखने और नोबेल रेस्ट्रिक्शन से छुटकारा मिल गया है। उन्होंने एडवेंचरस की जिंदगी अपना ली है और अपने पहले मिशन के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उनकी खुशी थोड़ी कम हो जाती है जब ब्रेंड एक चिट्ठी लेकर आता है जो राजा की तरफ से होता है। उस लेटर में वेंडेलिन को पुराने डंजन्स की एक यात्रा पर भेजने का आदेश होता है। जब वो रुइंस की तरफ रवाना होते हैं तो पूछते हैं कि ब्रेंड क्यों उनके साथ है। तब उन्हें पता चलता है कि राजा ने उसे उनकी बॉडीगार्ड के रूप में भेजा है। इतिहास में पहले भी एडवेंचरस डंजन से लौट नहीं पाए थे, इसीलिए उन्हें शक है कि शायद कोई ड्रैगन वहाँ छुपा है। अपना ड्रैगन बस्टर्स वाला नाम सुन के वो मजबूर हो जाते हैं कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे, और इसी इरादे के साथ वो उन डंजन्स में और गहराई तक उतर जाते हैं। बिना जाने समझे उन्होंने एक मैजिकल ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया जो किसी ने एंशिएंट मैजिक का यूज करके लगाया था, और वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एक ही पल में वो अपने आप को डंजन्स के गहरे हिस्सों में पाते हैं और वहाँ एक बोर्ड होता है जिसमें लिखा होता है वेलकम टू रिवर्स हैंगिंग। ब्रेंड जो उनका गार्ड है इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। उन्हें इस मुश्किल और भयंकर डंजन के ऊपर की तरफ निकलना होगा। लुइस सजेस्ट करते हैं कि वो लोग वेंडेलिन के टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे जगह से अनजान होने की वजह से टेलीपोर्टेशन बेकार हो जाता है और उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता सिवाय मुश्किल चढ़ाई शुरू करने के। इतने बड़े बड़े सीढ़ियों से गुजरने के बाद वो एक अंधेरे से भरे गैलरी तक पहुँचते हैं जो एक बड़े से कमरे में खुलते हैं। ये कमरा पूरी तरह से गोलेम से भरा होता है, पत्थर के प्राचीन रक्षक जो जादू से जिंदा हो गए थे। जैसे पीछे का दरवाजा बंद होता है गोलेम्स जाग उठते हैं और तुरंत उन पर हमला करना शुरू करता है। वेंडेलिन के कमान में ग्रुप बहादुरी से अपनी रक्षा करता है क्योंकि उन्हें पता है कि वेंडेलिन बाकी के खतरों से उन्हें बचा लेगा। इस हंगामे के बीच उन्हें पहले के एडवेंचर्स की हड्डियां मिलती है, इस बात का संकेत देते हुए कि यहाँ कितने सारे खतरनाक और जानलेवा ट्रैप्स है। उनकी यात्रा जारी रहती है और वो और भी गोलेम से टकराते हैं जब वो अगले सीढ़ी तक पहुंचते हैं। उधर कैपिटल में राजा आर्मस्ट्रांग से बात कर रहा होता है और परेशान होता है क्योंकि वेंडेलिन और उसका ग्रुप अभी तक नहीं लौटे। उनके बारे में झूठी अफवाहें तेजी से फैल रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऑफिशियल्स इस बात से खुश भी होते हैं कि वेंडेलिन वापस नहीं आया और वो आशा करते हैं कि वो और कभी ना लौटे। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि बैरन रकनर इस पूरे प्लान का मेन खिलाड़ी है। वेंडेलिन को उस खतरनाक जगह में फंसाकर वो कर्ट के बच्चों को ऊपर उठाना चाहता है। डंजन्स के अंदर ग्रुप अपनी पूरी शक्ति लगाता है और गोलेम्स के खिलाफ लगातार लड़ाई करते हैं। उनकी टीम वर्क अच्छे से दिखाई देती है जब वो अपनी बारी चेंज करके लड़ाई करते हैं और दूसरे टीममेट्स को आराम देते हैं। तभी वो एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जो पहले खाली लगते हैं, पर अचानक एक भयंकर ड्रैगन जाग उठता है। इस मुश्किल हालात में जब लीना गोलेम्स के जाल में उलझ जाते हैं और एलिसे का जादू खत्म होने लगता है, वेंडेलिन एक प्लान बनाता है कि वो अपना जादू ब्रेंड के साथ मिलाकर इस्तेमाल करे, लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद वो ड्रैगन के भयंकर अटैक को रोक नहीं पाते और उनका माना तेजी से खत्म होने लगता है। उनके इस सिचुएशन को महसूस कर एलिसा तुरंत उनकी मदद करने का फैसला करती है। सबसे पहले वो लीना को हील करते हैं और फिर वेंडेलिन पर एक हाई क्लास हीलिंग स्पेल मिरेकल स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं, पर इस स्पेल को यूज करने के लिए उन्हें किस करना पड़ता है, जिसे एक तेज रोशनी चमक उठती है जो ड्रैगन को हरा देता है। वो दोनों इतने थक जाते हैं कि वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब वो होश में आते हैं तो खुद को एक बिस्तर पर पाते हैं, जैसे उनकी परीक्षा खत्म हो गई हो और वो एक नई उम्मीद के साथ जागते हैं।
वेंडेलिन सुन लेता है जब लड़कियां एलिजा के उस जबरदस्त स्पेल के बारे में बात कर रही होते हैं। हालांकि वो मानती है कि किस जरूरत से ज्यादा था, लेकिन उन्हें उसके इमोशंस समझ आते हैं कि वैसे मरने वाले सिचुएशन पे कोई भी चाहेगा कि वो अपने हस्बैंड को किस कर पाए। इसके बाद वेंडेलिन और एलिजा डंजन के अंदर एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात ब्रेन से होती है। ब्रेन उन्हें इस डंजन की शुरुआत के बारे में बताता है, जिसमें पता चलता है कि ये डंजन काउंट कैलबर्ग नाम की एक पावरफुल मैजिशियन ने बनवाया था जो अपनी विरासत को सुरक्षित रखना चाहता था। आगे बढ़ते हुए उन्हें पुराने जहाजों का एक कलेक्शन मिलता है जो मैजिकल कोर्स का काम करता है। एक लीवर एक्टिवेट करने पर उन्हें एक छुपा हुआ रास्ता मिलता है जो डंजन की गहराइयों में एक रहस्यमय हाइडआउट को दिखाता है। वापस महल लौटने पर वो अपनी चीजों को ठीक करता है और पता चलता है कि किंग सब कुछ खरीदना चाहता है, सिर्फ मैजिक सर्कल को छोड़कर जो मेज खरीदेगा। किंग हर एक को 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स का ऑफर करता है, जिसे सुनकर वेंडेलिन हैरान हो जाता है। बाद में आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चाय पर बैठकर वेंडेलिन अपने कैपिटल छोड़कर ब्रेकबर्ग में एडवेंचर पर जाने का प्लान शेयर करता है। आर्मस्ट्रॉन्ग इससे सहमत होता है और वादा करता है कि वो वेंडेलिन के खिलाफ फैल रही अफवाहों के पीछे वाले आदमी को ढूंढ निकालेगा। इस खुलासे से हैरान होते हुए वेंडेलिन को आर्मस्ट्रॉन्ग से पता चलता है कि ज्यादा तरक्की भी अक्सर नफरत को बुलावा देती है। ग्रुप मिलकर डिसाइड करता है कि वो 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स का ऑफर रिजेक्ट कर देंगे और अपने कमाए आर्मस्ट्रॉन्ग को डोनेट कर देंगे। इस तरह वेंडेलिन के पास 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स आ जाता है और वो सोचता है कि ये नई दौलत शायद और मुसीबत ला सकता है। इसी दौरान फाइनेंस ऑफिसर के भाई के घर पर वेंडेलिन के विरोधियों के बीच एक मीटिंग होती है। उन्हें पता चलता है कि वो बच गया और उसके खिलाफ उनकी नफरत और बढ़ जाती है। वो फिर से उसके गायब होने की प्लानिंग करता है। इसी दौरान एक रहस्यमय आदमी वेंडेलिन और उसके ग्रुप को देख रहा होता है जब वो अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो लोग बात करता है कि इस घर को किसी ऐसे इंसान के हवाले करना सही होगा जो भरोसेमंद हो। और थोड़ी देर सोच विचार के बाद रॉदरिच को इस काम के लिए चुन लेते हैं, क्योंकि वो अक्सर उनकी स्क्वाड का सबसे इग्नोर किया जाने वाला मेंबर होता है। एक केक देकर वो लोग उसे ये पोजीशन ऑफर करते हैं और रॉदरिच, जो खुद को एक नोबल बताता है, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में लुइस उस रहस्यमय आदमी की प्रेजेंस डिटेक्ट करते हैं और बाकियों को अलर्ट कर देते हैं। रॉदरिच सजेस्ट करता है कि वेंडेलिन को कैपिटल छोड़कर उस आदमी को ढूंढना चाहिए जो उसकी मौत के अफवाह के पीछे है, लेकिन वेंडेलिन को पता नहीं होता कि वो ये कैसे करेगा। तभी हम देखते हैं कि वो रहस्यमय आग में एक लड़की होती है। इसके बाद ग्रुप मैजिक गिल्ड की तरफ बढ़ता है, जहाँ उनका गाइड उन्हें ल्यूकस के पास ले जाता है जो लेबोरेटरी डायरेक्टर है। वेंडेलिन ल्यूकस से उसके मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट करता है, जो किसी भी सोची हुई चीज को समन कर सकता है। इस प्रोसेस के दौरान ल्यूकस वेंडेलिन को बोलता है कि एक बार कुछ समन करके देखे, और वेंडेलिन मर्द जाति का सम्मान रखते हुए एक बढ़िया चीज समन करता है, जिससे ल्यूकस तो इम्प्रेस हो जाता है, पर लड़कियां थोड़े एम्बेरेस फील करते हैं। यहाँ तक कि उसे एक लड़की से मार भी पड़ती है क्योंकि वो कपड़ा उसी का था। अपनी दूसरे कोशिश में वो सब खुद को छुपा लेते हैं और वेंडेलिन सफलता से अपने मनचाहे चीज को उनके सामने समन कर देता है। वापस महल लौटने पर वेंडेलिन एक मीटिंग होस्ट करता है। यहाँ रॉदरिच ये पता लगा लेता है कि फाइनेंस ऑफिसर का भाई ही वो झूठी अफवाह फैला रहा था। इससे इम्प्रेस होकर वेंडेलिन एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इसी बीच वो जासूस लड़की इस दावत को देखती है जिसमें वेंडेलिन ने जादू की मदद से खाना भी बनाया होता है। क्यूरियस होकर वो महल के अंदर घुस जाते हैं और हंगामा खड़ा कर देते हैं। उसके तोड़फोड़ करने के बावजूद वो वेंडेलिन का सामना करते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। तभी एडगर आता है और उस घुसपैठिए को इंट्रोड्यूस करता है। विल्मा एस्केहन, जो उसकी बेटी होती है और अपने आप को बॉडीगार्ड या वेंडेलिन के पत्नी के रूप में ऑफर करते हैं। ब्रेंड उसके कंडीशन को समझाता है, हीरो सिंड्रोम, जो उसकी ताकत को मैजिकली बूस्ट करता है। वेंडेलिन अपना प्लान रिवील करता है कि वो हंटिंग के लिए ब्रेकबर्ग जा रहा है, लेकिन एडगर उसे सरप्राइज करता है और मॉन्स्टर हंटिंग के बारे में एक नया खुलासा करता है। तभी ड्यूक भी वेंडेलिन के पास आता है और एक रिक्वेस्ट रखता है। अगले सीन में हम कर्ट की वाइफ को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड को वेंडेलिन के बारे में खबर देती है कि उसकी मौत हो गई है। कर्ट यह सुनकर दुखी हो जाता है और रोने लगता है, पर हमें भी पता है कि ये सब नाटक है। लेकिन जब वो खिड़की के बाहर वेंडेलिन और दूसरे बच्चों को देखता है तो हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ हम वेंडेलिन के पेरेंट्स को देखते हैं, जो बढ़िया से गर्म पानी, मेरा मतलब चाय पीता है, जो उसके बुरे वक्त की याद दिलाता है। ब्रैंड बताता है कि 15 साल पहले ड्यूक ऑफ ब्लैकरोदर ने एक आर्मी को एन्चेंटेड फॉरेस्ट में भेजा था उनकी बेटे की इलाज के लिए, लेकिन अफसोस वो सब मरे हुए पाए गए और एल्फ्रेड भी उस आर्मी का हिस्सा था। वेंडेलिन का फादर कहता है कि उन्होंने भी उस लड़ाई में मदद के तौर पर काफी सैनिक भेजे थे। ब्रेन समझाता है कि उन मरे हुए सोल्जर्स के बॉडीज अब अनडेड, खासकर जॉम्बीज बन चुके हैं। वो आगे बताता है कि ड्यूक ने वेंडेलिन और उन सबको ये जिम्मेदारी दी है कि वो सारे अनडेड को प्यूरिफाई करे, इससे पहले कि वो भयंकर मॉन्स्टर्स बन जाए, क्योंकि जॉम्बीज उनके एरिया में है। वेंडेलिन के फादर को जॉम्बीज के मटेरियल से मिलने वाले किसी भी प्रॉफिट का 30% मिलने का हक है, क्योंकि एन्चेंटेड फॉरेस्ट उनके इलाके में पड़ता है। लेकिन कर्ट लालच में 50% डिमांड
करता है और फोर्स करता है कि ज़ॉम्बीज और उनके सामान को जंगल में ही छोड़ दिया जाए, एक अच्छा सा अंतिम संस्कार देने के बजाय। कर्ट का कहना है कि उनके सोल्जर्स करीब थे और उन्होंने पहले ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। ये साफ हो जाता है कि कर्ट पागल है, लेकिन एलिजे बातचीत के बीच में आकर कहते हैं कि वो खुशी खुशी उन्हें शुद्ध करने के बाद अंतिम संस्कार करने में मदद करेगी। परेशान होकर कर्ट उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो ये सब सिर्फ फेमस होने के लिए कर रही है। ये सुनकर अरविंद अपना सब्र खो देता है और वो कर्ट पर चिल्लाता है कि ये सारी बकवास बंद करो। दोनों के बीच एक बहस शुरू हो जाते हैं, लेकिन वेंडेल इन सबको शांत कर देता है और आराम से अपने भाई का डील मान लेता है। लेकिन लड़कियां कर्ट के एटीट्यूड से गुस्से में आ जाते हैं और वो वेंडेलिन का पक्ष लेते हैं और कर्ट को कह देते हैं कि भले ही वेंडेलिन उसका छोटा भाई है, लेकिन फिर भी एक बैरॉन है। इससे कर्ट और भी गुस्से में आ जाता है और वेंडेलिन अपने भाई के बदले हुए स्वभाव को नोटिस करता है। बाद में कर्ट गाँव वालों को काम करने का ऑर्डर देना शुरू करता है, लेकिन गाँव वाले वेंडेलिन और उसके प्यूरिफिकेशन के काम के बारे में पूछते हैं। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि वो ड्रैगन स्लेयर यानी वेंडेलिन से अपने मरे हुए बेटे का प्यूरिफिकेशन करवाना चाहता है, लेकिन कर्ट इस बात पर कोई भाव नहीं देता। वो और भी गुस्से में आ जाता है और उसका असिस्टेंट अनाउंस करता है कि वेंडेलिन सिर्फ एक एडवेंचरर है और ज्यादा दिन तक गांव में नहीं रुकेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि कर्ट के घर पर मर्लिन, जो हरमन की पत्नी है, वेंडेलिन का सपोर्ट दिखाने के लिए एक पाई बनाते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसका ग्रैंडफादर भी एक अनडेड था और उसने वादा किया है कि वो अपना सामान वापस करेगा। फिर वो सजेस्ट करते हैं कि वेंडेलिन को राज्य का राजा बना देना चाहिए, जो हरमन को डरा देता है क्योंकि कर्ट वेंडेलिन से नफरत करता है। वेंडेलिन समझ जाता है कि कर्ट उसकी सफलता से जलता है और दुश्मनी रखता है, पर सभी नौकर और गाँव वाले भी उसके सपोर्ट में होते हैं, जो चाहते हैं कि वेंडेलिन ही अगला राजा बने। अगले दिन प्यूरिफिकेशन की शुरुआत की जाती है, जिससे आत्माएं प्रकट होना शुरू होता है। एलिजे की मदद से वेंडेलिन प्यूरिफिकेशन की रीच बढ़ा देता है और एक ऐसा बैरियर बनाता है जो अपने रास्ते से गुजरती किसी भी अनडेड को अपने आप साफ कर देता है। अपनी कोशिशों के बावजूद मर्लिन के दादाजी उन स्पिरिट के बीच में नजर नहीं आते। अचानक एक ड्रैगन समन हो जाता है, जिसे विल्मा अपने एक्स से मार गिराती है और उन्हें भी शुद्ध कर देती है। जैसे जैसे मॉन्स्टर सामने आते हैं, ग्रुप सभी को एक एक करके प्यूरिफाई करता है। आखिरकार वो मर्लिन के दादाजी का सामना करते हैं, जो अब एक अनडेड में बदल चुका होता है। वो अपने पोती के बारे में पूछता है और वेंडेलिन उसे भरोसा दिलाता है कि वो एक दयालु इंसान के साथ सुरक्षित है। ये सुनकर वो शांत हो जाता है और एलिजे उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, जिससे वो वापस लौट सकता है। जब वो आर्मर्स गाँव वालों को देते हैं तो गाँव वाले अपनी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन कर्ट का नाजुक ईगो इसमें दखल देता है और वो बताता है कि आर्मर्स को ब्लैकस्मिथ को दे दिया जाए क्योंकि उनके राज्य में आयरन की कमी है। गाँव वाले इस बात से सहमत नहीं होते क्योंकि वो अपने गुजर चुके घर वालों को सम्मान देना चाहते हैं और आर्मर्स को उनके अंतिम संस्कार में इस्तेमाल करना चाहता है। वेंडेलिन बीच में आकर कर्ट को जबरदस्ती आर्मर्स लेने से रोकता है और उसके बदले उसे एक बड़ा आयरन का टुकड़ा ऑफर करता है। ये चीज कर्ट को और भी गुस्सा दिला देता है और गाँव वाले वेंडेलिन की इस मदद से खुश होते हैं और उसे राज्य का अगला लीडर मानने लगते हैं। जब वो द्वीप के पास वापस लौटता है, वेंडेलिन को ऑर्डर मिलता है कि गाँव वालों के सामान को अच्छे से सॉर्ट करने के लिए गाँव वापस जाए, उन्हें गाँव वालों के हाथ में देने से पहले। एलिजे की मदद से उन मरे हुए गाँव वालों का अंतिम संस्कार होता है, जहाँ वो प्रार्थना करते हैं और क्योंकि कर्ट उनके साथ मौजूद नहीं है, तो इसके ऊपर भी बातें शुरू हो जाती है और क्लाउस गाँव वालों की बातों को चुपचाप सुनता है। जैसे गाँव वाले इकट्ठा होते हैं, ग्रुप उनका मनोरंजन करता है, जिससे क्लाउस का ध्यान उनकी तरफ आ जाता है। बाद में वो वेंडेलिन के पास आकर उसे इस राज्य का लॉर्ड बनने का प्रस्ताव देता है। वो बताता है कि असल में सिर्फ वो लोग ही नहीं बल्कि रॉयल फैमिली भी यही चाह रहे हैं। ब्रेंटेक का आना ये दर्शाता है कि रॉयल फैमिली भी इस फैसले को सपोर्ट करता है कि वेंडेलिन को इस जगह का लॉर्ड बनाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा अपने साथियों के साथ वेंडेलिन को लेकर होने वाले उत्तराधिकारी के बारे में बात कर रहा होता है। ब्रैंड वेंडेलिन को अलग ले जाकर एक प्राइवेट बात करता है और समझाता है कि ये जगह उनके किंगडम का सबसे बेकार और गरीब जगह इसलिए है क्योंकि आज तक जितने भी लॉर्ड यहाँ बने हैं, कोई भी इसकी तरक्की के ऊपर काम नहीं करना चाहता था और क्योंकि कर्ट का स्वभाव भी ठीक नहीं है, इसलिए रॉयल फैमिली जानते हैं कि अगर उसे इस जगह का अगला लॉर्ड बना दिया गया तो वो इसे नरक बना के ही छोड़ेगा। इस समस्या को सुधारने के लिए राजा अपने लोगों के साथ एक सीक्रेट प्लान बनाता है, जो ये है कि कर्ट को वेंडेलिन पर हमला करने के लिए उकसाना है, जिससे वो उसे गिरफ्तार कर सकेंगे और यहाँ से निकाल देंगे और इस तरह वेंडेलिन के लॉर्ड बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसी वजह से ड्यूक चाहता था कि वेंडेलिन अपने गाँव जाए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि ऐसे वो लोगों के बीच हीरो बन जाएगा जो कर्ट को उकसाने के लिए काफी था। जब वेंडेलिन ब्रेंड से सवाल करता है कि उसने ये प्लान उसे पहले क्यों नहीं बताया, तो ब्रेंड उसे तसल्ली देता है और कहता है कि ये परिणाम तब भी वही होता चाहे वेंडेलिन को पहले पता होता। वेंडेलिन इस प्लान के खतरों को लेकर परेशान होता है, लेकिन ब्रेंड उसे तसल्ली देता है कि वो सिचुएशन पर नजर रख रहा है और अपने फोकस को बनाए रखने के
के लिए कुछ दिन तक शराब भी नहीं पी। हालांकि लॉर्ड बनने को लेकर उसके मन में अभी भी डाउट है, लेकिन वेंडेलिन ब्रैन की बात को मान लेता है कि उसका प्रभाव में भी लोगों के बीच थोड़ी शांति ला सकता है और वो सच में इस जगह के तरक्की के लिए जितना हो सके मदद करना चाहता है। अगले दिन वेंडेलिन अपने दोस्तों को इस प्लान के बारे में बताता है। वो इस फैसले से काफी ज्यादा सहमत होते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं कि बिना ज्यादा सोच विचार किए प्लान के मुताबिक काम करो, जैसे वो अक्सर करता है। थोड़ी देर बाद एमिलिया और उसके बेटे वेंडेलिन से मिलने आते हैं और अपने जबरदस्त मैजिक का थोड़ा झलक दिखाते हुए वो उनका मनोरंजन करते हैं, जैसे पानी के गोले बनाना और छोटे इंद्रधनुष दिखाना। बच्चों की मासूमियत को देखकर उसके दोस्त भी थोड़े निराश हो जाते हैं, ये सोचकर कि जब उनके फादर को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा तो शायद उनका नोबिलिटी स्टेटस भी हट जाएगा और उन्हें लोगों की नफरत का सामना करना पड़ सकता है। उस रात वेंडेलिन और उसके दोस्त हेरमन के साथ रात का खाना एंजॉय कर रहे होते हैं जब अचानक बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो जांच करते हैं तो उन्हें कुछ नाराज गाँव वाले मिलते हैं जो लॉर्ड के पास जा रहे होते हैं और उसे मजबूर कर रहे होते हैं कि वो वेंडेलिन को अपना ये पोजीशन सौंप दे। बिना अपने मौत से डरे वो लोग बताते हैं कि कर्ट के गाँव वालों के ऊपर अन्याय करना उन्हें पसंद नहीं है और उनकी बातों की गंभीरता देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वेंडेलिन कुछ वक्त मांगता है ताकि वो इस समस्या को सुलझा सके। वो सबको हैरान कर देता है जब कहता है कि वो यहाँ और कुछ दिन रुक रहा है, जबकि वो लोग ये सोच रहे थे कि वो जल्दी चला जाएगा। ब्रैन को पता चल जाता है कि गांव का मुखिया ही इन अफवाहों के पीछे है और वो उससे मिलकर कहता है कि उसे दूसरों के प्लान्स में दखल नहीं देना चाहिए। ब्रैन मानता है कि मुखिया अच्छाई के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन उसे ये याद दिलाता है कि महल को पसंद नहीं है जब लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं। इस चेतावनी के लिए शुक्रगुजार होकर गाँव का मुखिया वादा करता है कि वो गाँव का ख्याल रखेगा और ब्रैन को जाने से पहले सावधान रहने को कहता है। जब ब्रैन वापस महल जा रहा होता है वो देखता है कि वेंडेलिन कर्ट के भविष्य को लेकर गहरी सोच में डूबा हुआ है, खासकर उसके पोजीशन से हटने के बाद उसकी जिंदगी क्या होगी। उसका मन इस बात पर अटक जाता है कि कहीं कर्ट को दूसरों की नफरत न झेलना पड़े, लेकिन ब्रैन बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि अगर ये प्लान फेल हुआ तो महल कर्ट को हमेशा के लिए खामोश करने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। इस बात का बोझ वेंडेलिन पर भारी पड़ता है और वो अपने भाई को खोने के ख्याल से घबरा जाता है। ऐसा होने से रोकने के लिए वो अगले दिन कर्ट से मिलने का फैसला करता है। उनके बातचीत में वेंडेलिन एक शांति से भरा प्रस्ताव रखता है। वो कर्ट को एक जमीन का टुकड़ा ऑफर करता है अगर वो लॉर्ड बन जाए, साथ ही उस जमीन के तरक्की के लिए पैसों की मदद करने का भी वादा करता है। इससे दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। वेंडेलिन एक मैप पर उस बंजर जमीन को ध्यान से निशान लगाता है, लेकिन कर्ट का रिएक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। गुस्से से भरकर वो मैप को टुकड़े टुकड़े कर देता है और वेंडेलिन पर इल्जाम लगाता है कि वो चुप कर उसका पोजीशन छीनने की साजिश कर रहा है। वेंडेलिन अपनी ईमानदारी और सावधानी से उसे समझाता है और गाँव वालों के बीच बढ़ रही नाराजगी के बारे में भी बताता है, लेकिन कर्ट फिर भी गुस्से में रहता है और वेंडेलिन को तुरंत चले जाने का आदेश देता है। जब वेंडेलिन कर्ट के कमरे से बाहर निकलता है उसकी मुलाकात एमिली और उसके बेटों से होती है, जो उससे एक प्राइवेट बातचीत करने की रिक्वेस्ट करता है। जब वो अपनी परेशानियां एमिली के साथ बांटता है तो वो अपनी सच्ची इच्छा बताता है कि हर किसी के लिए एक खुशहाल जिंदगी हो, सब लोग मिलजुल कर रह सके बिना किसी नफरत के। वेंडेलिन एक्सेप्ट करता है कि उसे नहीं पता कि ये मुमकिन है या नहीं। एमिली बताती है कि उसकी पहले प्रायोरिटी अपने बच्चों की सुरक्षा और खुशी है और वेंडेलिन के साथ उसकी नजदीकी इसलिए है क्योंकि उसके हस्बैंड के पास कोई भविष्य नहीं है। वो क्यूरियस होकर वेंडेलिन से पूछती है कि क्या वो उसके बच्चों का स्टेप फादर बनने के लिए तैयार है। वेंडेलिन मजाक के साथ सवाल को टाल देता है और कहता है कि उसके पास पहले से ही कई लड़कियों के साथ एंगेजमेंट्स है। कर्ट और एमिलिया से मिलने के बाद वेंडेलिन अपने अगले कदम को लेकर परेशान हो जाता है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ खाना बनाते हुए वेंडेलिन फैसला करता है कि वो लॉर्ड का पोजीशन संभालेगा। ध्यान से सोचने के बाद वो अपनी शर्तों पर इस जिम्मेदारी लेने का फैसला करता है। महल के बेकार प्लान्स को ठुकरा कर एक अनोखा तरीका अपनाता है। वो इस प्लान को अंजाम देने के लिए और सभी लोगों की जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के सपोर्ट मांगता है, जो उसके साथ खड़े रहने का वादा करते हैं। अपने इस हौसले के साथ वो गाँव को सुरक्षित रखने के मिशन पर निकल पड़ता है। अगली सुबह वेंडेलिन और उसके साथियों ने गांव के एक कोने को एक छोटे से मार्केट में बदल दिया था। एक स्टॉल पर अलग अलग चीजें सजाई गई थी, जिसमें उनकी मशहूर और फेवरेट मेयोनेज, शानदार कपड़े और कुछ रेयर चीजें शामिल थी जो सिर्फ कैपिटल से लाए गए थे। गांव वाले उनके शॉप पर जाकर उनकी चीजों की क्वालिटी देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये दूसरी जगह मिलने वाले खराब क्वालिटी वाली चीजों से काफी बेहतर थी। लेकिन वेंडेलिन की बिजनेस की सफलता ने कर्ट के आदमियों के बीच जलन पैदा कर दी, जो अपने लीडर से मदद मांगते हैं। फिर भी कर्ट खुद वेंडेलिन के जबरदस्त मैजिकल पावर्स के सामने बेकार महसूस करता है और उसकी फ्रस्ट्रेशन एक पागल गुस्से में बदल जाती है। जब उसके आदमी हार कर बिखर जाते हैं, वेंडेलिन ने मौका पकड़कर उनका सामना करता है। वो अपने दोस्तों के साथ उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, उनके चारों तरफ घेरा बनाकर उनकी शिकायतें सुनने को तैयार हो जाता है। अगले दिन
दिन कर्ट को एक कड़वा सच पता चलता है जब उसे मालूम होता है कि उसके वफादार लोग उसके भाई के कामों से इम्प्रेस हो गए हैं। उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि वेंडेलिन ने उनको कैपिटल में कुछ दिन आराम की वेकेशन मनाने का ऑफर दिया था। इसी बीच वेंडेलिन कैपिटल की तरफ रवाना होता है ताकि रॉदरिज को अपना प्लान बताए कैसे कर्ट की पॉलिटिकल ताकत को कमजोर करने के लिए उसके सपोर्टर्स को अपनी तरफ खींच लेगा। उसके बाद दोनों मिलकर अपार्टमेंट ढूंढने लगते हैं, पर वेंडेलिन के सपने सिर्फ लोगों को अपनी तरफ करने तक ही सीमित नहीं है। वो एमिली और उसके 2 बेटों के लिए एक घर भी ढूंढता है ताकि वो शांति से अपना गुजारा कर सके जब तक वो लॉर्ड का पद संभालेगा। वही कर्ट के लिए वो प्लान करता है कि उसे सर्च भेज दिया जाए जो किंगडम से दूर एक शांत जगह है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि रकनर अपने दिल में बुराई का इरादा रखकर पीठ पीछे प्लान बना रहा है। उसकी चाल तब सामने आती है जब वो कर्ट को एक मैसेज भेजता है। कर्ट अकेला बारिश में खड़ा है, बदले के ख्यालों में डूबा हुआ, जब एक आदमी उसके पास आता है। वेंडेलिन ने जब अपने आदमियों को सफल तरीके से रिश्वत दे दी थी, तब रकनर का मैसेंजर कर्ट को अपने मालिक का तोहफा देता है, एक मशहूर आइटम जिसे ड्रैगन फ्लूट कहा जाता है, जो वादा करता है कि कर्ट को अपने मैजिशियन भाई को खत्म करने में मदद करेगा। रकनर की इस अचानक मदद को देखकर कर्ट हैरान होता है और मैसेंजर से और डिटेल्स मांगता है। जब उसे पता चलता है कि रकनर का असली मकसद उस जमीन पर हक जमाना है जो अभी बेकार पड़ी हुई है, तो कर्ट अपने फायदे को देखकर इस ऑफर को मान लेता है। वो फैसला कर लेता है और जंगल में निकल पड़ता है जहाँ वेंडेलिन और उसके साथी इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे वो अकेला उनके पास आता है, ब्रैन को तुरंत उसके नए कॉन्फिडेंस का एहसास हो जाता है, जो इस बात का संकेत है कि उसके पास कुछ कीमती चीज है। इस बदलाव को महसूस करते हुए वेंडेलिन तय करता है कि वो अपने भाई का सामना करेगा और उनकी मुलाकात को सिर्फ एक इत्तेफाक बताएगा। लेकिन कर्ट समझदारी से महसूस कर लेता है कि वेंडेलिन के साथ ही पत्तों के पीछे छुपे हुए हैं। वो गुस्से से भर जाता है और बेकार की गालियां वेंडेलिन को देने लगता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार अजीब हो जाता है और वो किसी पागल की तरह कहता है कि चाहे वेंडेलिन कितनी भी जबरदस्त टैलेंट रखता हो, लेकिन वो जन्म के हिसाब से 8वीं बेटे होने के कारण कभी भी जमीन का वारिस नहीं बन सकता। तभी कर्ट अपने हाथ में ड्रैगन फ्लूट दिखाता है जो उसे रकनर ने दिया था और धमकी देता है कि अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो वो इसे बजा देगा। ब्रैन तुरंत ही उस लेजेंडरी फ्लूट को पहचान लेता है और समझ जाता है कि ये ड्रैगन्स की आर्मी को बुलाने की शक्ति रखती है, एक ऐसी ताकत जिसका सामना उनकी ग्रुप भी मुश्किल से कर पाएगी। वेंडेलिन के दोस्त कर्ट के इस पागलपन से घबरा जाता है और चेतावनी देते हैं कि अगर ड्रैगन्स आ गए तो कितना भयंकर परिणाम हो सकता है, लेकिन कर्ट उनकी बातों को मजाक बनाकर उड़ा देता है, जोर से हंसकर कहता है कि ड्रैगन्स फ्लूट पकड़ने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वेंडेलिन जितनी भी समझाने की कोशिश करता है, कर्ट अपने परिवार और साथियों को गद्दार कहकर बुलाता है। वो और भी ज्यादा पागलपन में डूब जाता है, अपने बीबी और बच्चों की भलाई की परवाह किए बिना सिर्फ इस बात का लालच करता है कि वेंडेलिन की मौत से कितना पैसा कमाएगा। अपने भाई के इस पागलपन को देखकर वेंडेलिन और ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कर्ट उसको डराने के लिए धमकी देता है कि अगर कोई आगे बढ़ा तो वो फ्लूट बजा देगा। और वेंडेलिन लास्ट मोमेंट पर डर जाता है कि कहीं उसका पागल भाई सच में वो बजा ना दे। वो वेंडेलिन के आंखों में इस डर को देखकर एक सुकून महसूस करता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अपने महान मैजिशियन भाई को डर के मारे कांपता देखकर खुश होता है। आखिर में कर्ट एक आखिरी कोशिश करता है और वेंडेलिन पर इल्जाम लगाता है कि अगर उनकी मौत होती है तो उसके हाथ खून से भर जाएंगे क्योंकि उसने इस राज्य का राजा बनने की कोशिश की। वो जोर से फ्लूट को बजाने के लिए रेडी होता है और उसकी ताकत को बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी वक्त ब्रेंटी इस मौके का फायदा उठाता है और अचानक कर्ट पर हमला कर देता है, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाते हैं जब फ्लूट उस हमले को रोक देता है। कर्ट मुस्कुराता है, खुश होता है कि एटलीस्ट ये फ्लूट उसके साथ है। जैसे वो फ्लूट में फूंक मारता है, आसमान अचानक अंधेरा हो जाता है और जमीन से भूत जैसे स्पिरिट्स निकलने लगते हैं। लेकिन सबको हैरानी होती है जब ड्रैगन्स कहीं नजर नहीं आते। अपने भाई के धोखे के बावजूद वेंडेलिन उसकी मदद करने को तैयार है, लेकिन लीना उसे उसके पास जाने से रोकती है। उसे कर्ट के आसपास एक अजीब सी ऑरा का एहसास होता है। एलिजाबेथ भूतों से निकल रही बुरी शक्ति को महसूस करती है और ब्रेंटेक को अब ये सिचुएशन समझ आती है। उसे एहसास होता है कि कर्ट के पास लीजेंडरी ड्रैगन फ्लूट नहीं है, बल्कि वो फ्लूट ऑफ ग्रजेस है, एक खतरनाक चीज जो बदले की भावना से भरे स्पिरिट्स को बुलाकर अपने मालिक को मरने में मदद करती है। कर्ट इस फ्लूट के जाल में फंसकर बिना जाने अपने ही खिलाफ इसकी जानलेवा ताकत को छोड़ देता है। भूतों के कब्जे में आते ही उसका गुस्सा वेंडेलिन के खिलाफ और भड़क उठता है। अपनी पुरानी दुश्मनी और भूतों के बदले की भावनाओं के साथ मिलकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाते हैं और भूत उसके आसपास इकट्ठा होकर उसको एक विशाल डरावने रूप में बदल देते हैं। वेंडेलिन डर के मारे जम
जाता है जब वो देखता है कि उसका भाई एक राक्षस में बदल गया है। ब्रैंड उसे तुरंत अपनी होली मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए कहता है ताकि वो इस खतरे को जल्दी खत्म कर सके, लेकिन डर से घबराकर वेंडेलिन खुद को कुछ करने के लिए कमजोर महसूस करता है, जैसे वो वही जम गया हो। एलिजा हिम्मत से आगे बढ़ते हैं और अपनी मैजिक से वेंडेलिन को उस राक्षस के हमले से बचाने की कोशिश करते हैं। उसकी बहादुरी के बावजूद उसकी शक्ति अकेले उस भयानक प्राणी को हराने के लिए काफी नहीं होती। एलिजा की हिम्मत को देखकर वेंडेलिन होश में आता है और उसे इस पूरे सिचुएशन का एहसास होता है। वो तय करता है कि उसकी मदद करेगा और दोनों मिलकर उस भयानक राक्षस के खिलाफ लड़ेंगे। जब उसे ये समझ आ जाता है कि अपने भाई को बदले की भावनाओं से घिरे उन स्पिरिट्स के कब्जे से बचाने की कोई उम्मीद नहीं है, तब वेंडेलिन फैसला करता है कि कर्ट को मारकर इस हालत से मुक्ति देगा। वो अपनी होली मैजिक को एलिजा के साथ मिलाकर और ज्यादा पावरफुल बनाता है। दोनों मिलकर एक तेज रोशनी का धमाका करते हैं जो उस भयानक राक्षस को खत्म कर देता है। इस धमाके के बीच कर्ट एक कैप्सूल में बंद हो जाता है और दूर जाकर फंस जाता है। जब फ्लूट ऑफ ग्रजेस जमीन पर गिरता है तब कर्ट की वो डरावनी आत्मा बदला लेने के लिए उस आदमी की तलाश में निकल पड़ता है जिसने उसे धोखा दिया था। यहाँ कैपिटल में रकनर अपनी जीत की खुशी मनाता है। उसे लगता है कि कर्ट ने वेंडेलिन को खत्म कर दिया है और उसे वो बंजर जमीन मिल गई है जिसका उसने सपना देखा था। उसके साथ ही उसकी तारीफ करता है कि वो कितना होशियार है, लेकिन रकनर कर्ट की वफादारी पर शक करता है और उसे गाँव का पागल समझता है। अचानक कर्ट की बदले की आत्मा उस कमरे की खिड़की तोड़ देती है और रकनर और उसके साथियों पर अपना बदला लेते हैं। अगले दिन वेंडेलिन कैपिटल पहुंचता है और रॉड्रिज से मिलता है। उसे पता चलता है कि कर्ट की वजह से रकनर वहां पार्टी कर रहे कुछ मेहमान और उनके पूरे परिवार के लोग मारे गए। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस हादसे में 12 नोबेल परिवार शामिल थे जिसने पूरे राज्य पर गहरा प्रभाव छोड़ा। हालांकि कुछ प्रीस्ट ने कर्ट की पापों को शुद्ध कर दिया है, लेकिन उस डरावनी हादसे की खबर तेजी से फैलती है। रॉड्रिज वेंडेलिन को चेतावनी देता है कि अब एमिलिया और उसके बच्चों के लिए कैपिटल में रहना सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि कर्ट से उनका रिश्ता लोगों की नफरत को बढ़ा देगा। इस बात को समझकर कि कैपिटल में उनके लिए शांति से जीना मुश्किल होगा, वेंडेलिन फैसला करता है कि उन्हें कहीं और बसाया जाए। उसे इस बात का दुख होता है कि वो अपनी भाभी के लिए ज्यादा नहीं कर सका। बाद में जब वो आर्मस्ट्रांग और ब्रेन से मिलता है तो बताता है कि हरमन ने एमिलिया और उसके बच्चों को अपने परिवार के साथ थोड़ी देर के लिए रखने का फैसला किया है। वो इस सिचुएशन पर बात करते हैं और कहता है कि उसे उन स्वार्थी और बदमाश लोगों से बहुत गुस्सा आता है जो छुपकर अपने फायदे के लिए दूसरों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो रकनर को श्राप देता है और राजा के साथ खड़े उन सभी नोबेल लोगों को स्वार्थी बताकर उनकी बुराई करता है, लेकिन ब्रेन बीच में बोल पड़ता है और वेंडेलिन को अपने अंदर झांकने और एक नोबेल होने के नाते अपने आप को स्वीकार करने के लिए कहता है। ब्रेन के शब्द वेंडेलिन पर गहरा असर करता है जो उसे कई दिनों तक उदासी में डुबो देता है। उसकी परेशानी को महसूस करते हुए एलिजा उसके इमोशंस को समझ लेती है और उसे शांति और हौसला देने के लिए आगे आते हैं। वो उसे समझाती है कि दूसरों के गलत कर्मों के लिए उसे जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। एलिजा के ये तसल्ली देने वाले शब्द वेंडेलिन के दिल को थोड़ी राहत देते हैं और उन नॉवेल्स की बातों को ठुकरा कर उसे एक दयालु राजा बनने के लिए मोटिवेट करता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए काम करे। एलिजा के इन बातों से मोटिवेट होकर वेंडेलिन ईमानदारी से फैसला लेता है कि वो अब एक अच्छा नोबेल बनने के रास्ते पर चलेगा। अपने इस फैसले को मजबूत करते हुए घर के काम निपटाने के बाद वेंडेलिन राजा से मिलने निकल पड़ता है। सभी अनडेड को प्यूरिफाई करने और उसकी शानदार काबिलियत से इम्प्रेस होकर राजा वेंडेलिन की तारीफ करता है और उसे इनाम के रूप में उस जमीन का लॉर्ड बनाता है। साथ ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी के महत्व को समझते हुए राजा उसे पूछता है कि क्या उसे कुछ और चाहिए। वेंडेलिन तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर राजा से इनाम के तौर पर मांगता है कि उसे ये अधिकार चाहिए कि वो अपने पसंद के किसी भी दो व्यक्ति को नोबेल परिवार का हिस्सा बना सके, लेकिन उसके इस बात से कई लोग नाराज हो जाते हैं और उसका विरोध करने लगते हैं। सारे ऑफिशियल्स, जनरल और यहाँ तक कि वो बुढ़ा प्रीस्ट पे उसके इस डिमांड से खुश नहीं होते और गुस्से में आ जाते हैं। वो उसे उसके अहंकार भरे शब्दों के लिए राजा से माफी मांगने को कहता है और तुरंत अपना ऑफर वापस लेने को कहता है। जनरल तो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो वेंडेलिन की काबिलियत पर सवाल उठाता है और कहता है कि इतनी बड़ी जमीन का आधा हिस्सा उसे छीन लिया जाए, मगर कमिश्नर रकनर जनरल के इस बात से सहमत नहीं होता और बताता है कि उस जमीन की तरक्की के लिए वेंडेलिन जैसे एक शक्तिशाली जादूगर की जरूरत पड़ेगी। वो ऐसे ही किसी को उसका आधा हिस्सा सौंप नहीं सकते। जैसे जैसे ये डिबेट आगे बढ़ता है वो बुढ़ा प्रीस्ट पे अपनी राय देते हुए इस बहस को और तेज कर देता है। तब ड्यूक एमेडियस खुद इसमें शामिल होता है और खुलकर वेंडेलिन का साथ देता है, लेकिन जब ये बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता तब आर्मस्ट्रांग सबको चुप करा देता है और वेंडेलिन को अपनी मांग वापस लेने की सलाह देता है। हैरानी की बात यह है कि आर्मस्ट्रांग खुद आगे बढ़कर ये सुझाव देता है कि अगर उस जमीन का बंटवारा करना ही है तो वो उस आधे हिस्से की जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि वो एक मैजिशियन भी है और इससे किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन राजा उसके सुझाव को मना कर देता है और
और कहता है कि वेंडेलिन को ही उस जमीन की तरक्की और लोगों की विकास के लिए वो जिम्मेदारी संभालना होगा। और इस बात को समझते हुए राजा वेंडेलिन के उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और उसे 2 नोबेल पोजीशन देने का अधिकार देता है और उसे बैरन से काउंट के पोजीशन तक प्रमोट किया जाता है। इसी बीच आर्मस्ट्रांग चुपके से वेंडेलिन का साथ देता है, जिसे देखकर दोनों एक दूसरे को जानने समझने वाले आंखों से देखते हैं। राजा उनके सीक्रेट प्लान का एहसास कर लेता है, फिर भी वो अपने फैसले पर आगे बढ़ता है। वेंडेलिन के उस जमीन की तरक्की के लिए जिम्मेदार मानकर उसे एक अच्छा सा पोजीशन ऑफर करता है। अपना इनाम लेकर घर लौटने के बाद वेंडेलिन एमिली को बताता है कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो उन्हें नोबेल टाइटल्स देने का इरादा रखता है। उसके इस मदद के लिए एमिली उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर से उसे अपने बच्चों का स्टेप फादर बनने का प्रस्ताव देती है, लेकिन वेंडेलिन तुरंत मना कर देता है। इसके बाद वो अपनी जगह की तरक्की करने के काम में पूरी तरह लग जाता है, जिसमें अर्विन और रॉदरिच उसकी फील्ड में मदद करते हैं, जबकि वेंडेलिन एक जगह से पत्थर हटाकर आराम करने की कोशिश करता है। तभी रॉदरिच उस पर दबाव बनाता है कि वो एक और साइड पर काम शुरू करे और चर्च बनाने के लिए पत्थरों को उड़ा दे। जल्दी ही वेंडेलिन को पता चलता है कि वो बुद्धा प्रीस्ट इस इलाके में एक चर्च तैयार करने की प्लान बना रहा है, जो राजा के साथ हुए एक समझौते का हिस्सा है। इसके अलावा ड्यूक, जनरल और कमिश्नर भी इस जगह में छुट्टियां गुजारने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन वेंडेलिन उन्हें अपनी जमीन देने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता, क्योंकि वो वहाँ सोया सॉस फैक्ट्री बनाना चाहता है। जब उस पर उसके दोस्तों की तरफ से रिक्वेस्ट का तूफान आता है तो उसे लगता है जैसे वो किसी पागल शो के बीच में फंस गया हो। लुइस और आर्मस्ट्रांग एक फनी टीम की तरह आते हैं और उसे अपने रेगुलर ट्रेनिंग के लिए खींच कर ले जाते हैं। विल्मा एक बड़े केले को देखकर कैंडी स्टोर में बच्चे की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी लीना एक रिक्वेस्ट लेकर आते हैं और रॉदरिच काम खत्म करने पर जोर देता है, जिससे इस हलचल भरे माहौल में एक और ट्विस्ट आ जाता है। सबकी रिक्वेस्ट से घिरकर वेंडेलिन को लगता है जैसे वो तूफान में फंस गया हो। इस पागलपन से बचने के लिए वो लंच के लिए घर जाता है और एक ऐसा खाना खाता है जो उसके पुरानी जिंदगी की यादों को ताजा कर देता है। वो अपने इस नए नोबेल जिंदगी के बारे में सोचकर हंसी रोक नहीं पाता। आखिर किसने सोचा था कि एक गरीब नोबेल का 8वां बेटा इतने पागल दोस्तों और मजेदार हालातों के साथ अपनी जिंदगी जिएगा। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज तुम लोगों के लिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहाँ मैंने बताया था कि इस चैनल पे 2 स्ट्राइक आ चुके हैं। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं है, तो मैं यहाँ बता दूं कि हाँ, ये बात सच है कि चैनल पे 2 स्ट्राइक है और इसीलिए इस चैनल पे आगे से वीडियोस आना थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि चैनल को बचाने के लिए मुझे सेफ रहना है। एक स्ट्राइक भी अगर आ गया तो भाई गए हो चैनल। इसलिए मैंने सेफ रहने के लिए एक सेकंड चैनल खोला है। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसे जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे से वीडियोस उसी चैनल पे आने वाले हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे उस सेकंड चैनल का लिंक है, तो जाके सब्सक्राइब कर लो। और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन या फिर कम्युनिटी पोस्ट में जाकर भी तुम मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जल्दी से जाके सपोर्ट करो एंड मैं ऐसे ही तुम्हारे लिए मजेदार एनिमेस लेकर आऊंगा। पर अभी इस वक्त मुझे तुम्हारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उस चैनल पे भी अपना प्यार देना। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो पर।